So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with unit number 1 of BXC. तो इस वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट 1 को कवर करेंगे. आई विल नॉट से लाइक इट इज़ अ वन शॉट एंड आई विल कवर द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, लेकिन येस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट आई विल कंप्लीट ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस. इस वीडियो के अंदर कंप्लीट 12 क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे, अदरवाइज इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है. सो अगर आप इतने क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट है, ऐसा ही समझो. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटीड क्वेश्चंस हैं हमारे BXC के. एंड येस सिर्फ क्वेश्चन ही शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगी, आई विल गिव यू विथ कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट डायग्राम, जो भी उस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना होगा ना कंप्लीट विथ सोल्यूशन आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, तो अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो गोल्ड मेंबरशिप के अंदर आपको वो मिल जाएगी, तो जिनको चाहिए वो परचेज कर सकते हैं. अदरवाइज आपको नोट्स अगर लिखना आपको पॉसिबल है सो यू कैन राइट इट ऑल्सो. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड येस आई विल गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. डोंट वरी, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पॉइंट वाइज लर्न हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो जल्दी से सेशन को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को. यूनिट नंबर 1 ऑफ BXC यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. हमने लास्ट सेम के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज BEE पढ़ा था, राइट. तो मतलब इलेक्ट्रिकल नॉलेज जो है हमें यही यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करनी है. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 1 जो है वो है बेसिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ये नेम है हमारे यूनिट नंबर 1 का. तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इस यूनिट 1 के अंदर. तो मतलब बहुत बेसिक है. कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे होंगी कि आप अपने मन से भी लिख सकते हो अगर वो क्वेश्चन आप कभी पढ़ के नहीं भी गए होगे. द वेरी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन वही हैं, तो बस आप अपने मन से भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द नॉलेज विच यू हैव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. तो देखो इस फॉर्मेट के अंदर मैंने कंप्लीट PDF में अपने नोट्स लिखे हुए हैं एंड यू विल गेट दीज नोट्स एंड येस आई विल एक्सप्लेन यू विद दीज नोट्स ओनली. एंड येस आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको नोट्स भी वापस रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन येस रिविजन करते टाइम एग्जाम्स के बाद इट इज़ नीडेड. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया आई हैव केप्ट कंप्लीट क्वेश्चन 12. सो उसके अंदर जितने ज़्यादा मैं कवर कर पाऊंगी आई विल कवर दिस इन दिस वीडियो ओनली. एंड येस अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी चाहिए सो यू कैन कमेंट में, देन फिर यूनिट नंबर 1 पे सेपरेटली न्यूमेरिकल्स देख लेंगे. द कंप्लीट थ्योरी वगैरह जो है इसके अंदर तो वो हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रीफ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी किसी को बोरिंग लग सकता है बिकॉज इसमें हमें साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह उनके इन्वेंशंस याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ब्रीफ. क्योंकि हमारा यूनिट इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है. ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर पूरा थ्योरी वाइज लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में आपको थ्योरी वाइज पूछा है सो यू कैन राइट लाइक दिस. अदरवाइज मैंने समराइज कर दिया है इसको एक टेबल के अंदर ताकि आप सिर्फ समराइज फॉर्म में पढ़ के जाओ, ज्यादा आपको याद रखने की मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है. टेबल याद रख लिया एंड यस अगर टेबल फॉर्मेट में भी अगर आप आंसर लिखते हो तो इट इज वेल एंड गुड. जो एग्जामिनर है उसको कंप्लीट में समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया, कौन से ईयर में एंड ऑल. तो वो एकदम कंप्लीट टेबल फॉर्मेट में ये आंसर ठीक होता है. तो आप जैसे चाहो आप वैसे लिख सकते हो, थ्योरी में चाहो थ्योरी में, या फिर ये समराइज टेबल में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो. कंटेंट दोनों का सेम है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. तो पहले तो हम ईयर ऑफ इन्वेंशन देखेंगे, देन नेम ऑफ साइंटिस्ट और लैब एंड देन इन्वेंशन और द डिस्कवरी डिटेल्स. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करा था J.J. थॉमसन ने. ठीक है, तो J.J. थॉमसन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिकॉज ही हैज इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसने डिस्कवर किया था ही वॉज J.J. थॉमसन एंड 1897 में उन्होंने ये इन्वेंट किया था. अब ये जो 3 साइंटिस्ट आपको इस लाइन के अंदर दिख रहे हैं ना, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर वर्क किया. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स ऐसा आप नेम दे सकते हो एंड देन ये 3 साइंटिस्ट के नाम से लिख सकते हो. तो फर्स्ट है J.J. थॉमसन जिन्होंने 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी. ठीक है, चलो 1904 के अंदर जॉन ए फ्लेमिंग ने वैक्यूम डायोड डिस्कवर करा था. अब वैक्यूम डायोड क्या है? इट इज अ फर्स्ट एम्पलीफाइंग डिवाइस. ठीक है, हमें एम्पलीफाई का मतलब पता है. तो फर्स्ट एम्पलीफाइंग डिवाइस दैट वाज वैक्यूम डायोड, इट वाज इन्वेंटेड बाय हुम? जॉन ए फ्लेमिंग, दैट इज इन 1904. उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स 1906 के अंदर ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्रायोड का इन्वेंशन करा. इट वाज सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांसमिशन. ठीक है, तो चलिए मेरे साथ याद करिए, आपको याद भी करना है कंप्लीट यूनिट 1, आपको इसमें वाइंड अप करके ही निकलना है. तो क्या है वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर? फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम इट वाज
जे थॉमसन, मतलब 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है। सेकंड है जॉन ए फ्लेमिंग, जिन्होंने 1904 दैट इज उन्होंने वैक्यूम डायोड को इन्वेंट किया, दैट वाज द फर्स्ट एम्पलीफाइंग डिवाइस। देन 1906 के अंदर ली डी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्रायोड इन्वेंट किया, दैट वाज द सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जे थॉमसन, जॉन ए फ्लेमिंग, ली डी फॉरेस्ट, ये 3 आपको याद रखने हैं, ओके। तो चलो अब सेकंड कॉलम जो आ जाता है वो है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के ऊपर। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, तो 1948, ठीक है, 1948 में बेल लैबोरेटरी के अंदर 3 साइंटिस्ट से मिलकर ट्रांजिस्टर को डिस्कवर किया। ट्रांजिस्टर क्या है? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस, दैट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। हम इसके बारे में जानते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह हमने पढ़े हुए हैं। तो वो ट्रांजिस्टर्स किसने डिस्कवर करे थे? तो विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर ब्रेटेन, इन्होंने मतलब बेल लैबोरेटरी के अंदर ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर्स पर वर्क किया एंड यस दे डिस्कवर्ड इट, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। आई नो ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन यस यू हैव टू कीप इट इन माइंड। विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर ब्रेटेन, ठीक है। तो चलिए रिवाइज करिए, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर कौन से 3 साइंटिस्ट थे? जे थॉमसन, जॉन ए फ्लेमिंग एंड ली डी फॉरेस्ट। रिमेंबर वैक्यूम ट्रायोड किसने डिस्कवर करा था? तो वैक्यूम ट्रायोड ली डी फॉरेस्ट ने डिस्कवर करा था, रिमेंबर। ठीक है, ऐसे रिवाइज करते करते आगे का लर्न हो जाएगा हमारा। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में हमने क्या देखा कि बेल लैबोरेटरी के अंदर 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था। फर्स्ट इज विलियम शॉकली, देन जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर ब्रेटेन। चलो अपने कितने याद हो गए? 7 साइंटिस्ट के नाम याद हो गए हमारे। तो चलिए 4 कॉलम का काम हो गया। 5th कॉलम में देखते हैं, दैट इज 1950 के अंदर। 1950 यानी कि अगेन आफ्टर 2 इयर्स विलियम शॉकली। अब ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो 3 ऊपर जो साइंटिस्ट हमने बेल लैबोरेटरी में देखे, उनमें से एक साइंटिस्ट दैट इज विलियम शॉकली, उन्होंने थायरिस्टर्स का इन्वेंशन करा। अब थायरिस्टर्स को SCRs भी बोला जाता है। तो ये क्या काम करते हैं? दे आर यूज टू हैंडल हाई करंट्स एंड वोल्टेजेस। तो अगर हमारे सर्किट में हाई करंट या हाई वोल्टेज है तब थायरिस्टर्स का यूज होता है, एंड दैट डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड और इन्वेंटेड बाय विलियम शॉकली, ठीक है। तो आई होप ये भी इजीली समझ में आ गया होगा, थायरिस्टर्स, ओके। तो ऐसे याद रखो कि ट्रांजिस्टर के बाद आपको थायरिस्टर लिखना है, ठीक है। एंड देन वही विलियम शॉकली जो ऊपर थे वही आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। देन 1958 के अंदर देखो, 1958 के अंदर अगेन सेम लैब में, दैट इज बेल लैबोरेटरी के अंदर, मोहम्मद एम अटाला एंड डेवन कांग, इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर मॉसफेट की डिस्कवरी करी। नाउ विल से व्हाट इज मॉसफेट? तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, यस, इसको फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मतलब आप अभी के लिए इतना समझ लो, इसकी यस डिटेल आपको यूनिट 2 के अंदर है, मॉसफेट वगैरह ये सब आपको यूनिट 2 में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है मॉसफेट, ये एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यानी बेसिकली एक टाइप का ट्रांजिस्टर है दैट इज यूज्ड टू ब्रेक थ्रू इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी इन्वेंट करा था 1958 के अंदर ये 2 साइंटिस्ट ने। सो ये भी अगेन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की डिस्कवरी के अंदर ये 3 साइंटिस्ट के नेम, मतलब ये 3 इन्वेंशंस आ जाते हैं जिनमें वेरियस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अगेन रिवाइज करते हैं, क्या था हमारे वैक्यूम ट्यूब्स में हमने 3 साइंटिस्ट के जो नाम लिखे थे। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। 1904 में जॉन ए फ्लेमिंग ने वैक्यूम डायोड की डिस्कवरी करी, दैट वाज द फर्स्ट एम्पलीफाइंग डिवाइस। देन 1906 में ली डी फॉरेस्ट, इन्होंने वैक्यूम ट्रायोड की इन्वेंशन किया, दैट इज सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांसमिशन। देन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में वी हैव टू रिमेंबर ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर्स एंड अगेन मॉसफेट, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। 1948 में बेल लैबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट लैब का नेम है, ये याद रख सकते हो आप। विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर ब्रेटेन ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। 1950 में विलियम शॉकली ने थायरिस्टर इन्वेंट किया। 1958 में बेल लैबोरेटरी के अंदर ही मोहम्मद एम अटाला एंड डेवन कांग ने मॉसफेट की डिस्कवरी करी। तो चलो ये 2 कॉलम्स हमारे हो जाते हैं। द लास्ट कॉलम दैट इज फॉर आईसीज, ठीक है। ये नेम बहुत हमने सुना है, व्हाट इज आईसीज? आईसीज तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर भी इन्वेंशंस हुए थे, जो कि 1958 एंड 1959 में हम देख सकते हैं। जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर आईसीज पर वर्क किया, एंड असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑन अ थिन सबस्ट्रेट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट इज टिपिकली सिलिकॉन। यानी कि आप इतना लिख सकते हो बेसिकली कि आईसीज के ऊपर इन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट किया अपना, ठीक है। तो जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी। देन 8th जो है हमारा लास्ट हम लिख सकते हैं 1960,
टिल टुडे। पॉइंट टू बी नोटेड में क्या लिखा है, एज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOS। इसके आगे MOS ये वर्ड अगर आपको कहीं भी आया सो यू हैव टू कंसिडर इट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमारी 1960 के अंदर एंड टिल टुडे वी आर वर्किंग ऑन इट एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ MOS ट्रांजिस्टर्स कुड बी प्लेस्ड ऑन वन चिप, यानी कि उसकी साइज आप इमेजिन कर सकते हो, एक चिप के ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ MOS दैट इज मेटल ऑक्साइड ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया जाता है। सो दिस इज द अगेन अ गुड इन्वेंशन। सो लो टू हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, उसके अंदर SSI, MSI, LSI ये सारे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट द मेन थिंग यहाँ पर ये है कि आपको साइंटिस्ट विद देयर इन्वेंशंस जो है याद रखना है। ईयर अगर कभी कभार इधर उधर हो गया तो इट्स ओके, लेकिन आप नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशन ये इतना याद रखो, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सो आई होप 12 ऑफ 1 का आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट सेम में भी पूछा गया था, that is explain how electronics mark its impact in industry and in society. Believe me, अगर मैं इसका आंसर आपको नहीं भी बताऊं तो आप इसका आंसर खुद लिख सकते हो, because we all know that much of basic knowledge about electronics, ठीक है। तो impact of electronics in society हमसे पूछा गया है and in industry हमसे पूछा गया है। तो दो इसके अंदर कॉलम्स आ जाएंगे आपके। तो जस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है एंड सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है ये लिखना है। इसमें सोसाइटी आता है बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप मतलब डे टू डे लाइफ रिलेटेड ही आपको लिखना है इसके अंदर। तो जस्ट हम रीड आउट कर सकते हैं एंड आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक मतलब हम जैसे कॉम्पोजिशन लिखते थे ना, जस्ट वैसा ही है। तो चलो, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सोसाइटी। वी बिगिन विद एन इलेक्ट्रॉनिक अलार्म इन अ मोबाइल। यस, मॉर्निंग में हम अलार्म यूज करते हैं उठने के लिए, डिजिटल वॉच वगैरह यूज होता है। तो सब में चीजों में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है, राइट। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स हम पूरे अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, दैट ऑल थिंग वी हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन। सो वी बिगिन विद एन इलेक्ट्रॉनिक अलार्म in mobile, digital watch, use microwave oven for ease in cooking without hassle, use grinders and mixers for assistance, use a washing machine for washing clothes, use vacuum cleaners for cleaning the homes and to listen news, music, using electronic gadgets like iPod, computer, mobile, etc. Yes, important, आप मोबाइल पर भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। Then communicate with family and friends via mobile, laptops, etc. Now we even will use e-vehicles. Yes, electronic vehicles का भी यूज आजकल बहुत इंक्रीज हो चुका है, उसका भी आप इम्पैक्ट लिख सकते हो। फॉर ट्रांसिट एंड द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एज वी थिंक मोर। सो एटोमाइजेशन इज डन एट होम। एटोमाइजेशन यानी कि डिवाइड ऑफ वर्क, ठीक है। हम अपने कामों को कैसे डिवाइड करते हैं ना, शेड्यूल के हिसाब से। तो दैट इज एटोमाइजेशन इज डन एट होम्स एंड ऑफिसेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टू असिस्ट एंड मेक आवर फास्ट लाइव्स मोर कंफर्टेबल। Camera helps us to fulfill our hobbies like photography and retain memories at a cheap cost, allowing to store huge data. Millions of people are depending on television and mobile for entertainment, that is music, movies, etc. Only education and news as well. Then it is indeed correct to say we are blessed with because of the evolution of electronics. तो जस्ट हमने इसके अंदर क्या लिखा, देखो, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर सिर्फ आपको अपनी नॉलेज लिखनी है, व्हाट ऑल थिंग्स यू यूज अबाउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन योर डे टू डे लाइफ, वही आपको लिखना है। एंड बहुत इजी था, देखो मैंने क्या लिखा, जनरल नॉलेज लिखी अबाउट, मैंने स्टार्ट ऑफ द डे अलार्म से स्टार्ट करा। देन वी यूज डिजिटल वॉचेज ऑल्सो, नाउअडेज बहुत पॉपुलर है। वॉशिंग मशीन वी यूज फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, वी यूज इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, हमें हर काम को ईज बनाने की कोशिश कर रही हैं, राइट। सो दिस थिंग्स यू कैन मेंशन। ई व्हीकल्स का मेंशन आप कर सकते हो, दैट इज आल्सो द मेन इन्वेंशन ऑफ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो कैमरा का आप, जैसे मैंने यहाँ पर कैमरा का लिखा है, आप कैमरा का लिख सकते हो। मतलब बहुत है इंपॉर्टेंस, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिखने जाओ इन सोसाइटी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन एंड ये जो कंप्लीट आंसर है इसका भी आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। देन इसका सेकेंड पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री। तो इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज होना हमें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है इस आंसर में, इसमें आपको इंडस्ट्रीज लिखनी है एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ यूज होता है बेसिकली वही लिखना है, ठीक है। तो ये लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जो कि हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है, इसके बाद हम एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड वेरियस इंडस्ट्रीज। तो चलिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री आ जाती है हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंडस्ट्री। तो हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। वी कैन से लाइक MRI, CAT एंड एक्सरे। MRI का फुल फॉर्म
यस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीएटी का फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी, ठीक है। तो ये एमआरआई, कैट, एक्सरेज और भी बहुत सारी जो है ना डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम कह सकते हैं, जो कि डायग्नोसिस के अंदर मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। तो इन सब का आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। डिस्प्ले क्रूशियल रोल इन मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इवन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपको और भी इससे ज्यादा नॉलेज हो विद बायो रिलेटेड, डायग्नोसिस रिलेटेड, तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन जो है जैसे एमआरआई, कैट, एक्सरेज वगैरह ये सब आप मेंशन करोगे तो इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन बतानी है वहां पर, ठीक है। ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको कि इट हैज वेरियस एप्लीकेशंस इन दिस एंड दिस फील्ड, नहीं, आपको एप्लीकेशंस कौन सी है दैट यू हैव टू मेंशन। चलो सेकंड आप देख सकते हो इंडस्ट्री, दैट इज डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है। तो डिफेंस एंड एरोस्पेस के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। द मेन इज रेडार, ठीक है। रेडार क्या होता है? इट इज अ सिस्टम विच यूजेस रेडियो वेव्स, ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये वैसा सिस्टम है जहाँ पर रेडियो वेव्स यूज होती है टू डिटेक्ट और लोकेट, ट्रैक सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब एयरक्राफ्ट, डिफेंस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। तो ये रेडार आप मेंशन करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की इन दिस डिफेंस फील्ड। मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, ऑफकोर्स मिसाइल्स भी जब लॉन्च होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज होता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम है, स्पेस प्रोजेक्ट्स एनहांसिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। कमिंग ऑन थर्ड, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री। सो लैबोरेटरीज के अंदर वगैरह अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। हम डे टू डे लाइफ में हम जानते भी नहीं कि हम कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के साथ वर्क कर रहे हैं। एक तो मोबाइल ही है जो कि हम 24 आवर्स अपने साथ ही रखते हैं। अगर समझो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेंशन ना होता तो ये सब चीजें हमें देखने नहीं मिलती। तो द थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ पर भी मतलब कौन सी फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। देन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप लिख सकते हो इन रिसर्च लैबोरेटरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंडिस्पेंसिबल पावरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑसिलोस्कोप्स, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। नो अदर चॉइस, आपको याद ही रखना पड़ेगा अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। देन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा टेलीविजन आप लिख सकते हो, मोबाइल फोन्स आप मेंशन कर सकते हो। देन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगेन अगर एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन वगैरह आया है तो इट इज मतलब अगर हम स्क्रीन पर कुछ देख सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही देख सकते हैं। सो फ्रॉम टेलीफोनी and television to mobile communication and space communication, electronics is pivotal in enhancing communication and entertainment technologies, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। फिफ्थ है ऑटोमोटिव एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। तो चलिए अपनी कार्स वगैरह पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द ऑटोमोटिव सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इज क्रूशियल फॉर एंटी कोलिजन यूनिट्स, infotainment consoles, braking systems, cruise control and electronic ignition contribution to safety and performance। तो आप जितना जानते हो उतना आप मेंशन कर सकते हो कौन से सिस्टम्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं एंड बहुत सारे अलग अलग सिस्टम हैं। आजकल तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज भर भर के हो रहा है, ठीक है, उसको फैशनेट बनाने के लिए उसका यूज ज्यादा हो रहा है। तो जस्ट आप वो सब मेंशन कर सकते हो। एट लास्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर एंड आईटी इंडस्ट्रीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कंप्यूटर एंड आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, क्योंकि ऑफकोर्स कंप्यूटर पर ही काम है एंड कंप्यूटर इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको उसको मतलब मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री मेंशन करना मत भूलना। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वीडियो इक्विपमेंट, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स एंड ऑफिस डिवाइसेस, प्लेसिंग अ फंडामेंटल रोल इन आईटी इंडस्ट्री एडवांसमेंट्स, ठीक है। हमने यहाँ पर 6 इंडस्ट्रीज को मेंशन करा। आप जितना चाहो उतनी इंडस्ट्रीज मेंशन कर सकते हो एज पर योर क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप इंडस्ट्रीज एंड उसके जहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक का जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं आउट ऑफ 12 एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो आप अपने अब देखो ये जो 2 क्वेश्चंस थे इसमें आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट थी। आपको अगर इतनी बेसिक नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप ये 2 क्वेश्चन को मतलब बिना पढ़े भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि हमारे इस यूनिट से रिलेटेड है। तो दैट इज डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। यानी कि अब एक्टिव और पैसिव ये जो एक कॉन्टेक्स्ट है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एंड ज्यादातर डिफरेंशिएट फॉर्मेट में पूछा जाता है।
तो मैंने क्या किया है, इसको उसी टाइप से सोल्यूशन मेंशन करा है जिसमें हम पहले एक्टिव और पैसिव के डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन मैंने डिफरेंशिएशन रखा है सबका, ठीक है। तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछा है तो आप उतना पार्ट लिख दें, अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो आप उतना पार्ट लिख दें, ठीक है। तो बस अपना अब जो फोकस लेवल है वो बढ़ा दीजिए। आपको मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। चलो, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स का डेफिनेशन क्या कहता है? The components which supply energy in the circuit in the form of voltage or current. The component which supply energy. अब यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में, जो आपको याद रखना है, जिससे आपका डेफिनेशन याद हो जाएगा, या तो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्टिव कंपोनेंट्स में आपको सप्लाई एनर्जी, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। सो द कंपोनेंट्स विच सप्लाई एनर्जी इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, यानी कि अगर सर्किट में जो कंपोनेंट्स एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वोल्टेज एंड करंट, वो ही होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो सप्लाई एनर्जी, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। सो द कंपोनेंट्स विच सप्लाई एनर्जी इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट produce amplification and behave actively in the circuit called active components. complete definition जिनको याद रह रहा है well and good, आप complete लिखो, produce amplification and behave actively in the circuit लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप बस इतना याद रख लो, what is the definition of active components? the component which supply energy in circuit in the form of voltage or current. These are active components, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स के अंदर वोल्टेज सेंसर, देखो एक या दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 आप एग्जाम्पल्स याद रखो, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं एंड दे हैव मतलब सेपरेट मार्क्स। तो बस आपको इतना याद रखना है, वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट है ना, तो वोल्टेज सोर्सेस, करंट सोर्सेस, हो गए 2 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर, है ना। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। उसके बाद डायोड, डायोड भी एक एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि ये भी एनर्जी सप्लाई करने के लिए यूज होता है, तो डायोड आप याद रख सकते हो। ट्रांजिस्टर्स याद रख सकते हो। ओपी एम्प्स, अगेन ये भी जो है हमारे यूनिट 2 के अंदर, जैसे मैंने मॉसफेट के बारे में बताया, वैसे ही ओपी एम्प्स यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, इसका भी यूज वगैरह है सब हमें आगे यूनिट में। तो अभी के लिए आप सिर्फ एग्जांपल याद रख लो, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ओपी एम्प्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, चलो नहीं हो रहा है ना 5, 3 याद रख लो। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स तो याद हो ही जाएगा, डायोड याद रख लो या ट्रांजिस्टर याद रख लो, हो गया ना। बहुत सिंपल है, एग्जांपल्स याद रखना। चलो, एक्टिव कंपोनेंट समझ में आ गया। क्या वर्ड याद रखने बोला मैंने? सप्लाई एनर्जी, ठीक है, बस उतना याद रखो। पैसिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स में क्या है? द कंपोनेंट्स विच कंज्यूम एनर्जी इन द सर्किट। यहाँ पर कौन सा वर्ड याद रखना है? यस, कंज्यूम एनर्जी, यानी कि अब ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा, सप्लाई नहीं करेगा, कंज्यूम करेगा, ओके। So the component which consume energy in the circuit or store energy without producing any amplification are called passive components. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट स्टोर कर रहा था क्या? नहीं, इट वॉज जस्ट सप्लाइंग दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। लेकिन पैसिव कंपोनेंट क्या करेगा? इट विल कंज्यूम एनर्जी इन सर्किट और इट विल स्टोर एनर्जी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, दीज आर कॉल्ड पैसिव। अब हमें पता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, हमें मतलब कंपोनेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, रेजिस्टर्स हो जाता है, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, पोटेंशियोमीटर। तो चलो, ऊपर हमने 3 याद करे, क्या? दैट इज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डायोड या ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब पैसिव कंपोनेंट्स में 3 याद रख लो, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों तो हमें वैसे भी याद ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट? द कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, produce amplification and behave actively in the circuit are called as active components. voltage source, current source, diode, transistor example हो जाएगा। पैसिव कंपोनेंट्स का क्या है? द कंपोनेंट विच कंज्यूम एनर्जी इन द सर्किट और स्टोर एनर्जी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एम्पलीफिकेशन आर कॉल्ड पैसिव कंपोनेंट। एग्जांपल रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। चलो, अब डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन हम बहुत सारे फैक्टर्स पे कर सकते हैं, नेचर ऑफ सोर्स, फंक्शन ऑफ कंपोनेंट एंड ऑल। तो चलो, पैरामीटर्स के साथ मैंने डिफरेंशिएशन रखा है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बस अपना फोकस लेवल बढ़ाकर ही रखिए, ठीक है। फिर बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वापस से आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो चलो, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं, सेकंड में पैसिव कंपोनेंट, थर्ड में एक्टिव कंपोनेंट। आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, जस्ट समझने का काम करो। फर्स्ट क्या है? डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पैसिव कंपोनेंट का क्या है? दे डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई और एनर्जी सोर्स फॉर ऑपरेशन।
क्या आपने कभी सुना है कि रेजिस्टर को कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने की जरूरत है फॉर रेजिस्टिंग द करंट, या फिर कैपेसिटर को कोई एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत है फॉर स्टोरिंग एनर्जी? नहीं ना। तो ये एक्सटर्नल पावर पैसिव कंपोनेंट्स को रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो दे डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई और एनर्जी सोर्स फॉर ऑपरेशन। लेकिन अगर एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें तो दे रिक्वायर एक्सटर्नल पावर, ठीक है। तो अगर करंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज एंड डायोड्स हैं, एग्जाम्पल्स ले लेके याद रखें ताकि आपको एग्जाम्पल्स भी याद रहें एंड पॉइंट्स भी आपके दिमाग में अच्छे से रहें। तो क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स में हमें पावर सप्लाई देना जरूरी है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है डेफिनेशन के अंदर कि दे पैसिव कंपोनेंट्स दे डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई और एनर्जी सोर्स आप लिख सकते हो फॉर ऑपरेशन। एक्टिव कंपोनेंट्स दे रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई। चलो, सेकेंड है फंक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब ये पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट है, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ऑफ पैसिव कंपोनेंट डिवाइसेस, जो वर्ड मैंने आपको याद रखने कहा था, या तो कंज्यूम एनर्जी या स्टोर एनर्जी, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसिव कंपोनेंट। सो डिवाइसेस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, ठीक है। एंड एक्टिव में आपको क्या वर्ड याद रखना था? सप्लाई। सो डिवाइसेस विच प्रोड्यूस एनर्जी और सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। बस आपको इतना याद रखना है, यही फंक्शन हो जाता है एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स का, ठीक है। सो डिवाइसेस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट आर पैसिव कंपोनेंट्स। द डिवाइसेस विच प्रोड्यूस और सप्लाई द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट आर एक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। हो गए दो याद। चलो, थर्ड है नेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। नेचर ऑफ सोर्स क्या है? अ पैसिव कंपोनेंट का, अ पैसिव एलिमेंट यूटिलाइजेस पावर और एनर्जी इन द सर्किट, सो इट इज एनर्जी एक्सेप्टर। तो कैसा नेचर है हमारे पैसिव कंपोनेंट का? तो इट इज एनर्जी एक्सेप्टर। क्या है? एनर्जी एक्सेप्टर है। क्यों एनर्जी एक्सेप्टर है? देखो, फर्स्ट पॉइंट ही हमने पढ़ा था कि इसको एक्सटर्नल पावर देने की जरूरत है, तो मतलब इसको पावर यूटिलाइज करना है, एनर्जी यूटिलाइज करना है, सो इट इज एनर्जी एक्सेप्टर। उसी जगह एक्टिव कंपोनेंट की बात करें, सो इट इज एनर्जी डोनर। वाई? क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही है कि इट विल प्रोड्यूस और सप्लाई एनर्जी, ठीक है। सो एन एक्टिव कंपोनेंट डिलीवर्स पावर और एनर्जी टू द सर्किट, तो ये है एनर्जी डोनर, है ना, सिंपल। तो एनर्जी एक्सेप्टर, एनर्जी डोनर, ये क्या है? नेचर है हमारे पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स का रिस्पेक्टिवली। चलो, फोर्थ पॉइंट है फ्लो ऑफ करंट। अब करंट का फ्लो की बात करें तो पैसिव कंपोनेंट्स के अंदर इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो मतलब फ्लो ऑफ करंट पैसिव कंपोनेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बेसिकली, एंड एक्टिव कंपोनेंट्स दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अब इसमें तो आपको याद ही रखना है पावर गेन, ठीक है। पावर गेन क्या है? तो बेसिकली पावर गेन का मतलब क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ लाइक हाउ मच डिवाइस एम्पलीफाइज और इंक्रीजेज द पावर ऑफ सिग्नल, ठीक है। यानी कि अगर हम बेसिकली फॉर्मूला वाइज देखने जाएं तो पावर गेन ये आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसका रेशियो होता है, ठीक है। सो पावर गेन के हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पैसिव कंपोनेंट्स क्या है? दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन, ठीक है, एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन, ठीक है। देन यानी कि देखो, हमने जैसे डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था कि ये एक्टिव कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं? दे प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन, है ना, और पैसिव कंपोनेंट्स दे डज नॉट प्रोड्यूस एम्पलीफिकेशन। तो वही सेम है यहाँ पर, पावर गेन उसी का मतलब होता है, मतलब हाउ मच द डिवाइस एम्पलीफाइज, दैट इज पावर गेन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पावर गेन। देन नेचर ऑफ एनर्जी, नेचर ऑफ एनर्जी वही एनर्जी एक्सेप्टर और एनर्जी डोनर, यही लिखना है। बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट, अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स का बिहेवियर है वो लीनियर है एंड एक्टिव कंपोनेंट्स का नॉन लीनियर है। देन एग्जांपल्स, वही जो एग्जांपल्स हमने याद करे वही आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही हो जाता है डिफरेंशिएशन। आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है 3, 4 और 5, उस हिसाब से आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स इनका समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस कवर। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कंपेयर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हमने बहुत बार डिफरेंशिएट करा है, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डिफरेंशिएशन का आंसर है, तो मैंने इसको बाद में रखा है पी टाइप एन टाइप को, इसके बाद हम देख लेंगे। बहुत ईजी होता है पी टाइप एन टाइप को डिफरेंशिएट करना, हमें नॉलेज है उसकी, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी समझो कि यूनिट 1 जो है वो भी बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हमें बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो पी टाइप एन टाइप ये सेमीकंडक्टर्स, ये डिफरेंशिएशन एक्सपेक्टेड है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है। तो बस आप यही पढ़ के जाइए, पी टाइप एन टाइप इसके बाद देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एंड यस पी टाइप एन टाइप को मैंने क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड नहीं कराया, मतलब अराउंड वो एक बोनस क्वेश्चन आप समझ लो, आपको आता है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको रखा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी। अब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये हमें पता है। डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी रिलेटेड अगर बात करें तो डोपिंग और एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी डज नॉट टेक प्लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहां पर डोपिंग, या फिर डोपिंग का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज डज नॉट टेक प्लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सिंपल। वही उसका अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, क्या, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डोप्ड इन अ प्योर सेमीकंडक्टर फॉर प्रिपेयरिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग इट, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम सिर्फ इम्प्योरिटी या डोपिंग के बारे में बात करते हैं। सेकंड है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। अब हमें ये तो पता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में होल्स होंगे, तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड के अंदर हैं उतने ही टोटल या फिर इक्वल हम कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स हमारे वैलेंस बैंड के अंदर है, ठीक है। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये रैंडम हो सकते हैं, कितने भी आर नॉट इक्वल। देन इंट्रिंसिक के अंदर अब थर्ड पॉइंट है हमारा, चलो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की, एंड एक्सट्रिंसिक की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी याद करते चलो अपने डिफरेंशिएशन को भी। फर्स्ट है रिलेटेड टू डोपिंग। तो इंट्रिंसिक के अंदर डोपिंग होगी या नहीं, नहीं। तो डोपिंग विल नॉट टेक प्लेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डोपिंग विल टेक प्लेस इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इन इंट्रिंसिक, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट इक्वल इन एक्सट्रिंसिक। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है इंट्रिंसिक के अंदर एंड हाई होती है एक्सट्रिंसिक के अंदर, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स कवर हो गए। चलो फोर्थ पे आते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, यानी कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक के अंदर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ना, सिंपल। सिर्फ टेम्परेचर याद रखना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर एज वेल एज डोपिंग, मतलब जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी हमने ऐड करी है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अब हमें पता है इंट्रिंसिक में डोपिंग नहीं हुई है, यानी कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी नहीं हुई है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट है, या फिर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन ही है। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज ऑन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ डोपिंग इन द प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। लास्ट है हमारा पॉइंट एग्जांपल्स का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड एक्सट्रिंसिक के अंदर इम्प्योरिटिक लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, फॉस्फोरस, इंडियम, बिस्मथ एक्सेट्रा, दीज आर डोप्ड विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एटम, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखने हैं एग्जाम्पल्स एंड ये बेसिक 4 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आप ये बेसिस वाला जो अगर कॉलम है ये याद रख लेंगे ना, तो आपको डिफरेंशिएशन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफरेंशिएशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर तो बहुत इजी है, मैंने इसको इंक्लूड भी नहीं किया था नोट्स में, लेकिन यस अगर आपको पूछ लिया तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए रिवाइज करने के लिए भी। तो चलो बेसिस ऑफ डिफरेंस पी टाइप एंड एन टाइप, ये हमारे पास 3 कॉलम्स है। फर्स्ट में ग्रुप ऑफ डोपिंग एलिमेंट। अब पी टाइप का हमें पता है क्या, थर्ड ग्रुप एलिमेंट ही ऐड होता था एज अ डोपिंग, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट इज एडेड इन डोपिंग इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप की बात करें तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, याद करो ये सब 12th में हो चुका है, राइट। तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स इज एडेड इन डोपिंग मटेरियल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो सेकेंड है नेचर ऑफ डोपिंग एलिमेंट क्या है। अब इम्प्योरिटी एडेड क्रिएट्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन एक्सेप्टर एटम, एंड यहाँ पर इम्प्योरिटी एडेड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड इज नोन एज डोनर, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो रही है एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, अब जैसे थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा आर एडेड। देन एन टाइप की बात करें तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक्सेट्रा आर एडेड, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में
पी टाइप में क्या है, तो होल्स है, राइट। सो होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पी टाइप के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और एन टाइप में अगर माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। बेसिकली पी टाइप में होल्स होते हैं ज्यादा तो मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम तो माइनॉरिटी कैरियर्स। वही अपोजिट एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो एन टाइप हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स हो जाते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो वही आप दो कॉलम्स में लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो यहाँ पर पी टाइप के अंदर होल डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑफ कोर्स होल्स अगर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो मेजॉरिटी कैरियर्स की डेंसिटी ही ज्यादा होगी, तो NH इज ग्रेटर देन NE, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी इन N टाइप, ठीक है, तो NE इज ग्रेटर देन NH, वही पॉइंट रिलेटेड टू अबव। देन एनर्जी लेवल की बात करें तो द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, अब यहाँ पर दो एनर्जी लेवल आपको याद रखने हैं, पी टाइप के अंदर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और एन टाइप के अंदर डोनर एनर्जी लेवल। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है हमारा वैलेंस बैंड के क्लोज होता है पी टाइप के अंदर एंड अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, इट इज क्लोज टू वैलेंस बैंड एंड अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड। डोनर एनर्जी लेवल यानी कि एन टाइप के अंदर अगर बात करें तो इट इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड एंड अवे फ्रॉम वैलेंस बैंड, ठीक है। तो आप डायग्रामेटिकली भी ध्यान में रख सकते हो। देन लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं फर्मी लेवल की बात करें तो फर्मी लेवल कहाँ पर, अब देखो जो ये हमने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और डोनर एनर्जी लेवल पढ़ा, तो ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में हमारा फर्मी लेवल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्मी लेवल लाइज बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड। वही एन टाइप की बात करें तो फर्मी लेवल जो है डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, अगेन यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पी टाइप के अंदर हायर टू लोअर पोटेंशियल मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि होल्स जो है वो मूव होते हैं। एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो यही है पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस का पार्ट भी हमने कवर कर लिया, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं एंड चलो आ जाते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन आउट ऑफ 12। तो आई होप कि जो लास्ट 4 क्वेश्चन थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रिवाइज भी करते चलिए अपना। चलो 5th स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन करंट्स इन सेमीकंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट्स इन सेमीकंडक्टर पर भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक ड्रिफ्ट करंट का और एक डिफ्यूजन करंट का। तो इसी का कॉन्टेक्स्ट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बिलीव मी बहुत सिंपल है, जस्ट फोकस। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर अराइजेस फ्रॉम मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन बोथ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है या फिर कैसे अराइज होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, तो यस बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब इससे आगे चार्ज कैरियर्स जहां पर भी हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहे हैं। चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर अराइजेस फ्रॉम मोशन ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स इन बोथ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो अभी हम देख रहे थे कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, तो इनके बीच में जो भी मोशन हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। द मोबाइल चार्जेस इन द कंडक्शन बैंड आर इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड के अंदर मोबाइल चार्जेस यानी कि जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से चार्जेस मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैलेंस बैंड के अंदर होल्स, ठीक है। तो आपको इतना मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट देखो, द करंट्स इज इन जनरल मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब हमने करंट के बारे में बता दिया कि हाउ डज इट अराइज, ठीक है, और मोबाइल चार्जेस कौन से हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। अब आ जाते हैं हम कि कौन सा मतलब करंट के कौन से 2 कंपोनेंट्स जो है वो फ्लो होते हैं, राइट। तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कभी कभी डेफिनेशन अभी पूछने के चांसेस होते हैं, तो बहुत ईजी है, मतलब अगर आपने ये थ्योरी पढ़ ली तो सब हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट, तो आप देख सकते हो डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें सेमीकंडक्टर है एंड होल्स हैं उसके अंदर। देन आप देख सकते हो पोटेंशियल भी गिवन है। तो इसकी थ्योरी क्या है, जस्ट ये जो ऊपर की 2 लाइन है ना, यही डेफिनेशन है आपके ड्रिफ्ट करंट का। तो व्हाट इज इट, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज रेफर्ड टू एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस इजी है क्या, जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उनके मूवमेंट के लिए जितनी वेलोसिटी हमें चाहिए, दैट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अगेन एक बार रीड करो, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड for the movement of charge carriers is referred to as drift velocity, ठीक है। The current direction here is dependent on the collision occurring between the atoms. Generally the flow of electron will be in the Brownian manner। देखो
स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट ब्राउनियन मोशन होता है, ब्राउनियन यानी कि रैंडम, ठीक है। जैसे कि अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं हमारे एयर में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, तो वैसे ही आप यहाँ पर मतलब इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रैंडम मैनर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे ही वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो बस इतना ही आपको मेंशन करना है। ड्रिफ्ट करंट के अंदर क्या, जनरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द रैंडम मोशन, आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो ब्राउनियन वगैरह याद नहीं आ रहा है तो जनरली क्या लिखोगे आप, बेसिक रैंडम मोशन, ठीक है। बट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू अरेंज इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो जैसे ही वो रैंडम मोशन में है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी सो दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन सिंगल डायरेक्शन। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ड्रिफ्ट करंट में आप इतना ही लिख सकते हो। क्या आपको डेफिनेशन याद रखना है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज रेफर्ड टू एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बस इसके बाद है डिफ्यूजन करंट, सिंपल है। डिफ्यूजन करंट में आपको मैंने दो डायग्राम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड है यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन बन गया है वो, एंड अब डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, अच्छा जिनके पास बायो था उनको डिफ्यूजन का मतलब बहुत इजीली पता होगा, लेकिन फिर भी डिफ्यूजन का मतलब होता क्या है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यही होता है डिफ्यूजन। वहीं ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ा था, इसका अपोजिट क्या होता था, मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन के बारे में हमें बात करनी है। डिफ्यूजन यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ है वहां से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन देखें तो बाद में वो यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाते हैं। अब डिफ्यूजन करंट का वही डेफिनेशन, द डिफ्यूजन करंट कैन बी अकर्ड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन इन चार्ज कैरियर्स। ऑफ कोर्स ये जो डिफ्यूजन हो रहा है चार्ज कैरियर्स के अंदर, यही रिस्पॉन्सिबल है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जहां पर जिस रीजन के अंदर, वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन के पास जाएंगे, ओके। सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज इनफ फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करंट। तो बस आपको ये चीज, ये सेंटेंस यहाँ पर ये याद रखना है कि डिफ्यूजन होगा, ये बात तो मतलब है कंपलसरी कि डिफ्यूजन होगा, लेकिन डिफ्यूजन को इनिशिएट करना, स्टार्ट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड दिस करंट ओबेज फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ क्या है, इट इज जस्ट प्रिंसिपल जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्क्राइब करता है, तो उसका हमें डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट हमें लिखना है इट ओबेज फिक्स लॉ। तो बहुत इजी है, डिफ्यूजन करंट को हमने सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट बताना है, एंड थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी लगती है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो बस आपको इतना ही मेंशन करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, ठीक है, बहुत ईजी था। फिर 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब 6 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। अब अगर मैं कहूँ तो ये भी बहुत इजी है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस कंडीशंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो चलो रिवाइज करने में कोई अर्ज नहीं है। देखते हैं कि क्या है पीएन जंक्शन डायोड, हमें उसका कंस्ट्रक्शन देना है, एंड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अंदर हमें उसका दिखाना है। तो बेसिकली पी टाइप में आप होल्स दिखा सकते हो, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो। तो ये थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन ऐसे दिखा सकते हो, एंड इसका सिंबल एनोड और कैथोड, ठीक है। तो ये डायोड का सिंबल होता है जहां पर एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड में नेगेटिव चार्ज आप शो कर सकते हो। यही क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो ये भी आप दिखा सकते हो। देन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के हमें वर्किंग पूछी गई है, तो फॉरवर्ड बायस के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। है सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम है। क्या करना है आपको, पहले तो सेमीकंडक्टर बनाना है जिसमें पी और एन रीजन बनाना है, ठीक है। पी रीजन में पॉजिटिव चार्ज आप दिखाओगे, एन रीजन में नेगेटिव चार्ज आप दिखाओगे। पॉजिटिव यानी कि होल्स दिखाओगे, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे। डिप्लीशन रीजन में क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन में रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, और डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो हो जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। क्यों होगा, देखो, क्योंकि देखो वोल्टेज जो आप देख रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, पी रीजन के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल आपका एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना। पी टाइप अगर पॉजिटिव अगर पी टाइप को कनेक्ट होगा तो, और नेगेटिव एन टाइप का होगा, तो समझ जाना फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। एंड जब ऐसी कंडीशन होगी तो वोल्टेज के वजह से हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो होता जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की वजह से। जस्ट इतना ही आपको फॉरवर्ड बायस के अंदर डायग्राम निकालना है, एंड वही चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है। बहुत ईजी है। क्या है, देखो, इन फॉरवर्ड बायस बैटरीज
पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू पी टाइप मटेरियल एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप मटेरियल। इतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त ही बता दिया। देन अ सफिशिएंटली लार्ज वोल्टेज फोर्सेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी क्रिएटिंग अ करंट फ्लो। यानी कि जो ये लार्ज वोल्टेज हमें मिल रही है ना, क्योंकि पॉजिटिव पी को कनेक्टेड है, नेगेटिव एन को कनेक्टेड है, तो सप्लाई वोल्टेज हाई हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन टू पी ये करंट मतलब क्रिएट करते हैं अपना मूवमेंट, देख रहे हो ना, एन टू पी। देन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि आप मतलब इतना याद रखो कि पी रीजन की तरफ जा रहे हैं एंड होल्स एन रीजन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोनों भी ऐसे क्रॉस अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, होल्स टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, रिड्यूसिंग द डिप्लीशन रीजन विड्थ, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन की जैसे मैंने आपको बताया कि नैरो हो जाएगा तो ये विड्थ रिड्यूस हो जाएगी इफ द एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड्स द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, अगर हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर यानी कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर है 0.3 वोल्ट, तो अगर इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज होगी तभी जाके करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड बायस। तो बहुत ईजी था, बस इतना ही था। फॉरवर्ड बायस में आपको सिर्फ डायग्राम एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। आपको इतना बहुत ईजी है, जस्ट आपको यस नैरो दिखाना होगा आपका डिप्लीशन रीजन एंड वोल्टेज में बैटरी जो आप कनेक्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव टर्मिनल आपका एन टाइप के साथ कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बस यही होता है फॉरवर्ड बायस। एंड आई होप आपको फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया होगा। अब इसी का उल्टा हो जाता है रिवर्स बायस। अब इसमें क्या करते हैं, अब आप देख सकते हो डिप्लीशन रीजन कितना ज्यादा बढ़ गया है ना। ऊपर डिप्लीशन रीजन देखो कितना नैरो है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन बढ़ गया है एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है वो टी रीजन के साथ कनेक्टेड है एंड पॉजिटिव टर्मिनल एन रीजन के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, मतलब अपोजिट हो गया है पूरा इधर। देन पी रीजन में जैसे होल्स होते हैं, एन रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो है अगेन रिकॉम्बिनेशन हमारे डिप्लीशन रीजन में देखा जाए तो पी एन जंक्शन हमारा डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा वाइडन हो जाता है एंड ये वाइडन की वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा उतना करंट फ्लो उसके अंदर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना नैरो होगा उतना ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो हो पाएगा। तो ये यूज होता है इन रिवर्स बायस। तो यही आप लिख सकते हो कि इन रिवर्स बायस बैटरीज नेगेटिव टर्मिनल लिंक्स टू पी टाइप मटेरियल एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन टाइप मटेरियल क्रिएटिंग अ नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज हम लिख सकते हैं positive voltage on n type material repels electron away from the junction and holes in the p type move away टू, ठीक है। तो मतलब रिपल्जन यहाँ पर चल रहा है, इसके वजह से जो है हमारा डिप्लीशन रीजन वाइडन अप हो गया है। This widens depletion region layer acting as a high impedance path akin to an insulator, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक इंसुलेटर टाइप ही हमारा डिप्लीशन रीजन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा हो गया है वो डिप्लीशन रीजन, तो हम उसमें करंट कहाँ से फ्लो कराएंगे, है ना। तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो हाई इंपीडेंस पाथ क्रिएट हो जाता है एंड द इंक्रीज्ड पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट्स करंट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर बैरियर। तो अब जो है पोटेंशियल बैरियर वो इंक्रीज हो जाता है, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं होगा रिवर्स बायस के अंदर। बस इतना ही है जो ये आपको क्वेश्चन में लिखना था। आपको पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन पूछा था एंड आप सिंपल चाहो बना सकते हो, इजी है आपके लिए। देन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड रिवर्स बायस कंडीशन बहुत इजी था, जस्ट आपको डिप्लीशन रीजन पर एंड बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर भी बस वही देखता है। अगर वो लिखा है आपने वैसा परफेक्ट डायग्राम बनाया है तो ही मतलब वो ऐसा कंक्लूड कर देता है कि आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो जस्ट आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत ईजी कंसेप्ट होता है ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस का, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जस्ट रिवाइज कर लेना। तो चलो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है 6, यानी कि हाफ ऑफ आवर क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड टिल नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन HWR। अब HWR हम क्या लिख रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हर बार हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म है HWR। आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन HWR अलॉन्ग विद द वेव फॉर्म, यानी कि ओके वेव फॉर्म भी हमें बताना है। व्हाट विल हैपन इफ डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स मैनर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बेसिक्स मतलब बस आप समझो, फोकस करो, बहुत इजी है। HWR यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले तो आपको इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें डेफिनेशन किसका पूछा जाएगा, है ना। तो जो बेसिक कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो सिर्फ डेफिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उनके लिए आप डेफिनेशन हर चीज का अच्छे से याद रखो एंड यस थ्योरी में भी आप उसको स्टार्टिंग में लिख दोगे तो इट इज अ ग्रेट इम्पैक्टफुल डेफिनेशन फॉर योर आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का डेफिनेशन। HWR is a type of rectifier। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर which converts only half of the AC input signal into pulsating DC signal। यानी कि सिंपली आपको क्या याद रखना है कि
हाफ ऑफ द एसी इनपुट, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। तो हाफ ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल जो है वो पल्सेटिंग डीसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पल्सेटिंग डीसी क्या होगा, तो सिर्फ आप इतना याद रख लो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे आपकी सारी साइकिल, या तो नेगेटिव नेगेटिव ही होंगी। तो ये होता है पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। तो जस्ट आपका जो एसी इनपुट सिग्नल है ना, वो आपका पल्सेटिंग डीसी सिग्नल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है ना, हाफ ऑफ इट, तो दैट इज नथिंग बट द वर्क ऑफ HWR, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। याद रखो, बहुत बेसिक है, जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखना है। अब HWR यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। वही है, बहुत बेसिक है। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, देखो जो आपको वेव फॉर्म दिख रहा है इनपुट एसी फुल साइकिल का, इसमें हमें देखो यस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक सिंगल डायोड यूज होता है, ठीक है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन है आपको चाहिए तो ये इसके आगे है, जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है उसके अंदर है इसका डायग्राम। अभी के लिए सिर्फ आपसे इतना ही पूछा है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, तो बस आपको इतना लिखना है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन HWR अलॉन्ग विद द वेव फॉर्म बोला है, तो हम उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ वेव फॉर्म के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है हाफ वेव रेक्टिफायर का। पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब जो आप देख रहे मतलब जो वेव फॉर्म है आपके इनपुट एसी फुल साइकिल के अंदर, अगर हम उसको डायोड से पास करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स इसके अंदर हमें मिलेगी। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव डीसी आउटपुट हमें दे देगा, है ना। तो सिर्फ जो नेगेटिव वाली साइकिल है वो इधर डिलीट हो जाएगी। तो वैसे आप याद रखो, तो डीसी आउटपुट पावर हाफ साइकिल के अंदर हमें सिर्फ पॉजिटिव ही साइकिल्स मिलेंगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, पॉजिटिव HWR। सो हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ब्लॉक्स द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। देन नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर वही उसका उल्टा होगा, यानी कि नेगेटिव साइकिल्स ही हमें मिलेंगी, पॉजिटिव साइकिल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इनपुट एसी फुल साइकिल में नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स ओनली नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनटू डीसी। वही आपको लिखना है। देखो डायोड, यहाँ पर डायोड का मतलब आपको देखो कहाँ कैसे कनेक्टेड है, स्टार्टिंग में डायोड ऐसा कनेक्टेड है एंड यहाँ पर रिवर्स कनेक्टेड है, तो ये आपको याद रखना है, नेगेटिव HWR ऐसे मिलेगा, ठीक है। एंड और क्या पूछा गया है हमें, व्हाट विल हैपन इफ डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स मैनर। तो वही है, डायोड रिवर्स मैनर में होगा तो नेगेटिव मिलेगा, तो वही हमें लिखना है। देखो इन ऑल टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल डायोड। तो ये सिंगल डायोड, ये आपको वर्ड याद रखना है, एंड इट इज मतलब इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द रेक्टिफायर्स। तो इतना आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सिंपलेस्ट है एंड इट इज composed of only a single diode. Then जो क्वेश्चन उन्होंने सेकंड पूछा गया था, what will happen if diode is connected in reverse manner। तो क्या होगा, if we look at the input to output graph, it shows a pulsating positive half cycle of input. If we connect the diode in opposite direction, then same current circuit will allow only negative cycle to be rectified, thus working as negative half wave rectifier, है ना। तो बस हमने इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर नेगेटिव में हमने डायोड को कनेक्ट किया है तो we will get only the negative half cycles of AC into DC, ठीक है। समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 8th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो क्या है 8th क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन FWR। अब HWR था हाफ वेव रेक्टिफायर, तो FWR होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको भी हमें एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द वेव फॉर्म। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्टली बोला है फुल वेव रेक्टिफायर, लेकिन यस फुल वेव रेक्टिफायर के 2 टाइप्स होते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो वो हमें देखना होगा। तो चलो बेसिक पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर which converts full AC input signal positive half cycle and negative half cycle to pulsating DC output signal, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को ये पल्सेटिंग डीसी आउटपुट सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके हमें देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर या तो पॉजिटिव ही दे रहा था या तो नेगेटिव ही दे रहा था कन्वर्ट करके, लेकिन अब FWR क्या करेगा, ये कंप्लीट कन्वर्ट करेगा फुल AC इनपुट को सिग्नल को इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। चलो, अनलाइक HWR यानी कि अनलाइक हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट सिग्नल इज नॉट वेस्टेड। यस, हाफ वेव रेक्टिफायर में वो वेस्ट हो रहा था, या तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइकिल वेस्ट हो रही थी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वेस्ट हो रही थी। सिमिलर टू दैट कि अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर कुछ वेस्टेज नहीं होगा हमारे सिग्नल का। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये कितनी एफिशिएंसी क्या है, ये सब कंपैरिजन के क्वेश्चन के अंदर है। तो अभी बेसिकली सिर्फ आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है।
अ फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स ऑफ AC इंटू DC। ठीक है, तो ये भी हमें पता है। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन डायोड। अब आप यहाँ पर आपको याद रखना है मोर देन वन डायोड क्यों बोला है। अब देखो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज हुए थे, सिंगल डायोड। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, दैट इज सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर हम 2 डायोड्स का यूज करेंगे एंड ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम 4 डायोड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इधर हम FWR को एक्सप्लेन करते वक्त लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन डायोड। ठीक है, तो सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, ये आप ऐसे लिखो। तो चलो सेंटर टैप रेक्टिफायर में क्या है, द हाफ वेव रेक्टिफायर only half of the incoming AC cycle is utilized and all the energy associated with the other half cycle is wasted, so thus it is not very sufficient। यानी कि यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है कि जो भी इनकमिंग AC साइकिल है वो क्या कर देता है, हाफ में कंप्लीट उसको कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब हाफ साइकिल वेस्ट हो जाती है, तो इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। सो दिस टाइप ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड 2 डायोड्स। अब इसके अंदर जो है हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे एंड 2 डायोड्स का यूज होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर, तो उसका ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। वेव फॉर्म अगर आप अभी के लिए चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो। पहले तो हमें AC वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हम इनपुट देंगे हमारा AC वोल्टेज सोर्स। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर प्रेजेंट है। ठीक है, आपके ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स वगैरह। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर आप देख सकते हो क्या हुआ है, सेंटर टैपिंग हुई भी है ना। तो ये सेंटर टैपिंग आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर। ठीक है, देन A टर्मिनल और B टर्मिनल जो है वो जाके कनेक्ट हो जाएंगे किसके, हमारे एनोड के ऑफ डायोड। ठीक है, तो D1 एंड D2 आपको ऐसे मेंशन करना होगा एंड देन अगेन लास्ट में हमें इसे लोड रेजिस्टेंस के हिसाब से लास्ट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम, इजी है। कैसे, पहले AC वोल्टेज सोर्स, उसके बाद ट्रांसफार्मर आपको दिखाना है एंड ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देन आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर आपका सेंटर टैपिंग दिखाना जरूरी है, D1 D2 2 डायोड्स दिखाना जरूरी है, एट लास्ट आपको लोड रेजिस्टेंस दिखा देना है। ठीक है, वेव फॉर्म कुछ वैसा होगा। तो चलो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ सेंटर टैप रेक्टिफायर। देखो है ना सिंपल, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था, या तो पॉजिटिव ही साइकिल मिल रही थी या तो नेगेटिव ही मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ हमें फुल वेव DC आउटपुट के अंदर सारी की सारी साइकिल्स दिखेंगी पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो ये होता है AC इनपुट एंड यहाँ पर फुल वेव DC आउटपुट, जिसमें कंप्लीट जो साइकिल है जो कि हमें इनपुट मिल रही है AC से, वो कंप्लीटली हमें DC आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप यहाँ पर याद रख सकते हो फॉर सेंटर टाइप रेक्टिफायर। फर्स्ट क्या है, बेटर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। अब ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये रेशो होता है DC आउटपुट पावर अपॉन मैक्सिमम AC पावर इनपुट, यानी कि DC पावर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है और हम AC इनपुट पावर कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेशो, ठीक है, आप सिंपली याद रख सकते हो आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये होता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी एंड इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, वी कैन राइट इट एज बेटर 81.2%। ठीक है, अब यहाँ पे से आपको याद रखना है 81.2%। इंक्रीज्ड VLDC एंड ILDC वैल्यूज, VLDC यानी लोड वोल्टेज DC एंड ILDC यानी कि DC लोड करंट वोल्टेज वैल्यूज, तो ये इंक्रीज होती है इसके अंदर। देन लो रिपल फैक्टर दैट इज अराउंड 48% विच इज बेटर देन HWR। ठीक है, रिपल फैक्टर वगैरह क्या होगा, किसका क्या है, सब कंपैरिजन में हम देखेंगे। अभी के लिए याद रखो, अच्छा रिपल फैक्टर होता क्या है, इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट इन रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी कि जितना कम रिपल फैक्टर होगा उतनी स्मूथ हमारा DC आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि रिपल फैक्टर को कम होना जरूरी है। तो लो रिपल फैक्टर इसके अंदर हमें मिलता है 48%, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर है। बेटर TUF, अब ये TUF क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, इसको भी मेंशन करना जरूरी है एंड यस अगेन कंपैरिजन में है सबकी वैल्यूज। अभी के लिए सेंटर टैप रेक्टिफायर की आप याद कर लो, बेटर TUF। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है हमारा, 69.3%। तो ये 3 वैल्यूज आप याद रख सकते हो। अगेन बेटर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है DC पावर आउटपुट अपॉन AC पावर इनपुट। ठीक है, कितना है 81.2%। इंक्रीज्ड DC लोड वोल्टेज एंड DC लोड करंट वैल्यूज। ठीक है, रिपल फैक्टर जो है कम है एंड ये जितना कम होगा हमें उतनी DC आउटपुट स्मूथ मिलेगा, तो हमें रिपल फैक्टर को जो है जितना ज्यादा हो सके उतना लो रखना है। ठीक है, तो इट इज 48% इन दिस केस विच इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड जो TUF वैल्यू है वो भी बेटर है, दैट इज 69.3%। अगेन व्हाट इज TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, चलो
अब ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं, जो कि सेकेंड टाइप है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का। तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या है, देखो द सर्किट हैज 4 डायोड रेक्टिफायर सर्किट, यानी कि अगेन 4 डायोड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो डायग्राम आप देख सकते हो, 4 डायोड्स कैसे ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, इसका एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। So the circuit has 4 diode rectifier circuit that provide full wave rectification of AC input 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमें जो AC इनपुट मिलता है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का ही होता है, ठीक है। तो उसको आप जनरली भी लिख सकते हो, अपने डेफिनेशन में भी मेंशन कर सकते हो। तो इट इज कांस्टेंट, जनरली यही यूज होता है एज AC इनपुट की वैल्यू। तो AC इनपुट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज यूजिंग अ ट्रांसफार्मर विदाउट सेंटर टैप कनेक्शन। तो सेंटर टैप जो सेंटर टैप रेक्टिफायर था उसके अंदर हम यूज कर रहे थे सेंटर टैपिंग, है ना, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैपिंग नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज मेन एडवांटेज ऑफ दिस 4 डायोड ब्रिज सर्किट। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ से हमें AC इनपुट मिलेगा लेफ्ट साइड से, वही ट्रांसफार्मर है हमारा कनेक्टेड है। वो ट्रांसफार्मर डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, हमारे ब्रिज से, जिसमें 4 हमारे डायोड्स प्रेजेंट हैं, D1 D2 D3 एंड D4, ठीक है। एंड एट लास्ट ये जो है कंप्लीट लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है ना। तो अगेन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो AC इनपुट है, देखो ये वेव फॉर्म्स आप बनाओ, मतलब इंपॉर्टेंट है ये बनाना, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। AC इनपुट है, अगेन हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसे हमें सेंटर टैप के अंदर मिला था। लेकिन आप बोलोगे कि अगर दोनों का आउटपुट सेम है तो हम दोनों को यूज क्यों कर रहे हैं, है ना, बहुत मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे दिमाग में। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टैपिंग होती है, ठीक है ना, सेंटर टैपिंग होती है, लेकिन वहां पर 2 डायोड यूज होते हैं, है ना। तो 2 डायोड, मतलब डायोड का खर्चा कम है वहां पर, लेकिन सेंटर टैपिंग करना पड़ रहा है। वहीं ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ठीक है, हमें 4 डायोड तो यूज करने पड़ रहे हैं, लेकिन सेंटर टैपिंग यूज नहीं करनी पड़ रही है। तो दैट इज द मेन एडवांटेज, ठीक है, सेंटर टैपिंग यूज ना हो, दैट इज द थिंग इसके अंदर। तो चलो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, इंक्रीज्ड TUF, दैट इज योर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ओके। तो इसका जो है इंक्रीज TUF है बिकॉज द ट्रांसफार्मर यूज्ड इज नॉट सेंटर टैप। क्यों है इसका हाई TUF वैल्यू, बिकॉज ट्रांसफार्मर यूज्ड इज नॉट सेंटर टैप, ओके। देन हाई रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, अगेन रेक्टिफिकेशन यानी कि आउटपुट पावर DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, तो ये जो रेशियो है वो भी हाई है, इसका मतलब अच्छा है। बोथ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको हायर इंक्रीज ही याद रखना है, ओके। तो बस हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत इजी समझा, मतलब बहुत इजीली समझाया मैंने आपको, इतना इजी टॉपिक नहीं समझ में आता है ये सबको, ठीक है। तो हाई वेव फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका हमने पहले तो इसका थ्योरी लिख दी, 2 टाइप्स इसके। तो सेंटर टाइप रेक्टिफायर ऐसे मेंशन कर दिया, ब्रिज फैक्टर ऐसे मेंशन कर दिया मैंने। यस, इसके आगे पॉइंट्स आपको और अच्छे मिल जाएंगे जब हम कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। तो चलो 9th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक्सप्लेन हाउ डायोड वर्क एज अ स्विच, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, व्हाई, बिकॉज डायोड स्विच की तरह कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना होता है। अब हमें डायोड को स्विच की तरह यूज क्यों करना है, ठीक है। तो इट इज यूज ड्यू टू इट्स एबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। हमें पता है ना कि डायोड कैसे वर्क करता है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, ठीक है, यानी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे करंट के फ्लो को। देखो चलो मैं एक्चुअल आपको व्यू देती हूँ। फॉरवर्ड बायस जो स्टेट है, फॉरवर्ड बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, राइट। तो डिप्लीशन रीजन अगर लेयर हमारा जो है वो नैरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो होगा उसमें से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इसका मतलब करंट फ्लो होगा, राइट। वही हम अगर रिवर्स बायस की बात करें तो हमारा डिप्लीशन लेयर कितना ज्यादा वाइडन अप हो जाता है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि जब हम चाहें तब हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, एंड जब हम ना चाहें तब हम करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो यही तो वर्किंग होती है ना स्विच की भी। हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा करंट फ्लो होता है, एंड स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट का फ्लो ऑफ हो जाता है। तो यही चीज है जहां पर डायोड का यूज होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट ने डायोड को भी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाया है कि हाउ डायोड वर्क्स एज अ स्विच, ठीक है। तो चलो देखते हैं डायोड क्या है। इट इज अगेन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच हम कह सकते हैं। इफ द रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड, यानी कि अगर हमने रिवर्स वोल्टेज लगाई हमारे डायोड के अंदर, तो जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाना यानी कि करंट फ्लो स्टॉप हो जाना। सिंस नो करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस, इट एक्ट एज ओपन स्विच, ठीक है। अब करंट यहाँ पर
फ्लो नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको ओपन स्विच बोलेंगे, ठीक है। अब इसको ऑन और ऑफ के कंडीशन में मत लेना। ओपन स्विच का मतलब हो जाएगा कि करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। हमें सर्किट के हिसाब से देखना है ना। क्लोज स्विच हुआ यानी कि सर्किट कंप्लीट, तो हमारा करंट फ्लो होगा, एंड अगर क्लोज्ड ओपन हुआ हमारा स्विच तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वाले कॉन्टेक्स्ट से याद रखना है कि अगर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करी है अक्रॉस द डायोड तो डायोड रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज सिंस नो करंट फ्लोज थ्रू द डिवाइस, इट एक्ट एज अ ओपन स्विच। इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड, फर्स्ट में हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करी एंड द करंट विल नॉट फ्लो, देन फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हमने अप्लाई करी हमारे डायोड के ऊपर तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। पहले क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट। सिमिलरली अगर डायोड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट विल फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। क्यों करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से? बिकॉज द डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। अब हमें पता है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर जो है वो नैरो हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो द करंट फ्लो एग्जिस्ट एंड द डायोड एक्ट एज अ क्लोज्ड स्विच। अब जैसे क्लोज्ड स्विच की तरह एक्ट करेगा इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल फ्लो, ठीक है। The following circuit explains the diode acting as a switch। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूजुअली हम स्विच एज अ स्विच डायोड को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये डायग्राम है आपके स्विचिंग सर्किट का, आप एक बार बना के देख सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस दिखा देने हैं, दोनों साइड में वोल्टेज दिखाना है, ऑन ऑफ दिखाना है, एंड बीच में आपका डायोड है, ठीक है। अब आपको पता है डायोड की एनोड वाली साइड कौन सी है और कैथोड वाली साइड कौन सी है, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग। चलो रिवर्स बायस एंड ये सब हमें समझ में आ गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी होंगी हमें। तो चलो पहले इसके नोट्स के हिसाब से जाएंगे। तो a switching diode has a PN junction in which P region is lightly doped and N region is heavily doped, ठीक है। अब डोपिंग तो हमें पता है क्या, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, राइट। तो जो पी रीजन होता है वो हमेशा लाइटली डोप्ड होता है और एन रीजन जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है। इसके वजह से क्या है, इफेक्टिव स्विचिंग हमें मिल जाती है पीएन जंक्शन के अंदर, ठीक है। सो व्हेन फॉरवर्ड बायस, तो क्या होगा, अगर फॉरवर्ड बायस करा हमने तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायस के अंदर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाएगा तो करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। चलो सर्किट सिंबलाइज क्या कर रहा है, देखो इन अबव सर्किट सिंबलाइजेस दैट द डायोड गेट्स ऑन व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज फॉरवर्ड बायसेस द डायोड, यानी कि जब पॉजिटिव वोल्टेज अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अगर फॉरवर्ड बायस में मिलेगी तो हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, एंड अगर वैसे ही अपोजिट अगर रिवर्स बायस में मिलेगी तो ऑफ हो जाएगा। तो वही है कि ऑन और ऑफ जो स्टेट हमने दिखाई है ना डायोड की, वो स्विच की दिखाई है, ठीक है। सो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट इज कंसिडर्ड एज ऑन अलाउइंग द करंट टू फ्लो, ठीक है, यानी कि करंट फ्लो होगा इन आउटपुट, एंड जब रिवर्स बायस सो इट इज ऑफ, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा हमारा करंट फ्लो, ठीक है। तो बस इतना ही आपको मेंशन करना है स्विचिंग के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बस समराइज करेंगे तो क्यों डायोड को यूज किया जाता है स्विच के हिसाब, मतलब स्विच एज अ स्विच, तो बिकॉज उसके पास क्या है कैपेसिटी कि हम उसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये हमारे हाथ में, जब चाहे फॉरवर्ड बायस करके करंट फ्लो करा सकते हैं, जब चाहे रिवर्स बायस करके करंट को स्टॉप कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको एज अ स्विच यूज किया जाता है। बहुत सिंपल डायग्राम है, जस्ट आपको इतना ही लिखना है, यू विल गेट कंप्लीट 5 मार्क्स ऑफ इट, ठीक है। चलो अब ये है कंपैरिजन, जैसे कि अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था, तो वो भी एक फुल वेव रेक्टिफायर का ही टाइप है। तो फुल अगर हम इसको लिखें तो ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर भी लिख सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर भी लिख सकते हैं। तो उनका कंपैरिजन पूछा जाता है, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा स्टार क्वेश्चन है, आने के 100% चांसेस हैं। तो आपको बस यही करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों कंसेप्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप, और यहाँ पर BFWR यानी कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं दिया था क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमें वेव फॉर्म के हिसाब से हमें पूछा गया था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाना है, एंड जैसे हमें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम सिंगल डायोड का यूज करते हैं, तो वही चीज देखो पूरा डायग्राम सेम है, बस आपको डायोड का चेंज करना है, ठीक है। पहले तो हमें AC इनपुट मिलेगी, क्या होता है हमारा जनरल AC इनपुट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो है इनपुट दिया जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर प्रेजेंट है, ट्रांसफार्मर जाके कनेक्ट होगा हमारे डायोड के साथ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, एंड लोड रेजिस्टेंस आपको दिखा देना है, जहां से आगे हमें आउटपुट DC सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। नीचे आप वेव फॉर्म भी दिखा सकते हो, तो ये यूजुअली इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AC इनपुट है एंड DC पल्सेटिंग हमें मिल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के अंदर, ठीक है। सेंटर टैप के अंदर आप देखोगे तो सेम डायग्राम है, जस्ट हमें दो चीजें ऐड करनी है। कौन सी दो चीजें, एक तो D2 यानी कि डायोड, सेकंड डायोड आपको ऐड करना है,
और दूसरी चीज सेंटर टैपिंग दिखानी है। सेंटर टैपिंग दिखाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम ही सेंटर टैप रेक्टिफायर है, ठीक है। तो वही पूरा सेम वैसा ही डायग्राम है, जस्ट आपने डायोड एक ऐड कर दिया और क्या है आपका सेंटर टैपिंग दिखा दी, ठीक है। और ब्रिज फुल रेक्टिफायर में वही डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, आपको 4 डायोड्स दिखाने हैं, ठीक है। तो आप एक बार ड्रॉ करके देखो क्योंकि आपको एनोड कैथोड सेम ऐसा ही रखना है, तो ऐसा ना हो कि आपका एनोड कैथोड अलग हो जाए, तो आपको ऐसे ही दिखाना है क्योंकि यहाँ पर 4 डायोड्स प्रेजेंट है एंड सेंटर टैपिंग नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो। चलो अब डिफरेंस पॉइंट्स में आ जाते हैं। देखो कंप्लीट मैंने इसके अंदर डायग्राम को इंक्लूड करें तो 10 पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी है, जस्ट आपको फोकस करना है। एंड ये जो फॉर्मूलाज हैं बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर रेक्टिफायर दे दिया एंड आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो जब तक आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं होंगे, उसके डिफरेंट फॉर्मूला, जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो बस आपको इतना, फर्स्ट चलो देखते हैं। फर्स्ट तो हमारा डिफरेंशिएशन में आपका डायग्राम आ जाएगा। सेकेंड में आपको लिखना है नंबर ऑफ डायोड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायोड्स कितने होते हैं? 1 इन हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 इन सेंटर टैप एंड 4 इन ब्रिज रेक्टिफायर। चलो सेकेंड आ जाते हैं ILDC। अब ILDC क्या है? DC लोड करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम अपॉन पाई, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद रखना है, लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे ये फॉर्मूलाज, ठीक है। ILDC का क्या फॉर्मूला है? IM अपॉन पाई, यानी कि मैक्सिमम करंट अपॉन पाई। वही अगर सेंटर टैप में देखें तो वो है 2 टाइम्स ऑफ IM अपॉन पाई। ब्रिज रेक्टिफायर का सेम है 2 IM अपॉन पाई। ज्यादातर चीजें सेंटर टैप की और ब्रिज रेक्टिफायर की सेम है क्योंकि वो दोनों भी फुल वेव रेक्टिफायर ही है, ठीक है। तो ज्यादातर यानी कि मोस्टली वही है। तो जस्ट आपको 2 डिफरेंस याद रखना है बेसिकली। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर VLDC यानी कि DC लोड वोल्टेज क्या होगा? VM अपॉन पाई, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई। सिमिलरली सेंटर टैप और ब्रिज वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ VM अपॉन पाई, यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ VM अपॉन पाई, ठीक है। चलो फोर्थ देखो ILRMS, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट IM अपॉन 2 होगा, ठीक है। IM अपॉन 2, रिमेंबर यहाँ पर पाई नहीं होगा, 2 होगा। एंड ILRMS इन सेंटर टैपिंग अगेन IM अपॉन √2 होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखो, IM अपॉन 2, IM अपॉन √2 इन ILRMS ऑफ सेंटर टैप एंड सेम IM अपॉन √2 फॉर ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट VLRMS अगेन VM अपॉन 2, VLRMS इन केस ऑफ सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर होगा VM अपॉन √2, VM अपॉन √2। तो यहाँ तक तो इजी था। अब यहाँ पर से हमें एफिशिएंसी की वैल्यूज बतानी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटर टैप की हमने देख ली थी, तो वो दोनों भी आपको मैं कंपैरिजन में बताऊंगी, ये मैंने आपको बताया था। तो चलो %n यानी कि परसेंट एफिशिएंसी हम देखें तो हाफ वेव की है 40%, ठीक है। एंड सेंटर टैप की है 81.2% एंड यहाँ पर 81.2% ब्रिज रेक्टिफायर की भी, ठीक है। तो परसेंट एफिशिएंसी और हमारा रिपल फैक्टर, ये सेंटर टैप का और ब्रिज का सेम होगा। तो रिपल फैक्टर क्या है? देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर सबसे ज्यादा है और मैंने आपको क्या बताया था कि रिपल फैक्टर जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लो रिपल फैक्टर होगा उतने ही ज्यादा हमारे जो DC के जो आउटपुट सिग्नल होंगे वो स्मूथ होंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 121% इन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड 48% इन सेंटर टैप एंड 48% इन ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है TUF। अब ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के रिस्पेक्ट में है 28.7% एंड सेंटर टैप की जो मैंने आपको बताई थी इट वाज 69% एंड यहाँ पर है 81.2%, ठीक है। याद रख लोगे, इजी है, थोड़ा सा टाइम देके याद हो जाएगा। अब यहाँ पर PIV यहाँ पर कितना है? माइनस ऑफ VM, ठीक है। कितना है? माइनस ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, याद रखो। एंड यहाँ पर PIV क्या है? माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VM एंड यहाँ पर माइनस ऑफ VM। तो ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ये पूरा डिफरेंस, ठीक है। तो बस आप इसका जितना मतलब आप चाहो उतना एक बार लिख लो, ठीक है। फॉर्मूलाज तो आप लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कितने 5 to 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स दे दिए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हो, HWR, FWR एंड BFWR, ठीक है। अब हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अब जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। तो चलिए पेशेंस रखिए, इतना देर बैठे हैं तो और बैठ जाइए। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दैट इज एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LED एंड फोटो डायोड अलोंग विद देयर VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंशन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ LED और फोटो डायोड। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आया तो आपको थोड़ा थोड़ा ही लिखना होगा LED के भी और फोटो डायोड के भी बारे में, लेकिन
मतलब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी भी आ सकता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड ऐसे भी आ सकता है, एंड अलोंग विद व्हाट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सबके एप्लीकेशन भी देने हैं हमें। तो चलिए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, अब देखो एलईडी और फोटोडायोड इनमें से एक भी आपने समझ लिया तो दूसरा उसका अपोजिट ही है, तो डोंट वरी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फोकस करते हैं, व्हाट इज फोटोडायोड, पहले फोटोडायोड के बारे में देखेंगे। तो a special type of PN junction device which generates current when exposed to light is called as photodiode. फोटोडायोड क्या है, एक ऐसा पीएन जंक्शन डिवाइस है जो कि करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि करंट को जनरेट करता है जब उसके ऊपर लाइट एक्सपोज हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझ लो एक पीएन जंक्शन डिवाइस है जिसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो वो करंट जनरेट करेगा, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डिवाइस विच जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोडायोड। इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो और लाइट डिटेक्टर और फोटो सेंसर। फोटो का मतलब तो हमें पता ही है ना, लाइट, ठीक है। तो फोटो और लाइट डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको फोटो सेंसर भी बोल सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड इज जस्ट अपोजिट टू द वर्किंग फंक्शन ऑफ एलईडी, ठीक है। यानी कि अगर आपने, अब चलो फोटोडायोड हम पहले पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया तो एलईडी भी समझ में आ जाएगा। जस्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। इन अ सेंस दैट फोटोडायोड कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है ये लाइट एनर्जी को, ठीक है, ठीक है। मतलब लाइट हमारे डिवाइस के ऊपर पड़ रही है एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि सिंपली क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। वैसे ही एलईडी के अंदर क्या होता है, एलईडी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलो फोटोडायोड क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जो कि आपको नोट करना है, क्या, रिवर्स बायस। तो फोटोडायोड जो है इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंसर दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो जस्ट अभी तक आपको क्या याद रखना था, फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड विल कन्वर्ट व्हाट, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, ठीक है। इट इज जस्ट अपोजिट टू वर्किंग ऑफ एलईडी एंड यहाँ पर क्या होगा कि इट इज वर्किंग और इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन in the form of sensor that converts light energy into electrical energy, ठीक है। अब इसका सिंबल कैसे दिखाएंगे हम, अब हमें डायोड का सिंबल तो पता है ना, कैसे दिखाते थे, एनोड कैथोड है ना, पॉजिटिव पे एनोड, नेगेटिव पे कैथोड। जस्ट हमें यहाँ पर वो दो एरोज जो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, योर डायोड, तो बस उतना आपको यहाँ पर दिखा देना है फोटो डायोड के अंदर। तो दैट मीन्स कि लाइट हमारे डायोड के ऊपर पड़ रही है एंड डायोड इज गिविंग अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये सिंबल आप मेंशन करिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, एंड आई नो, देखो यहाँ पर वर्किंग पूछा गया है लेकिन आई एम गिविंग यू कंप्लीट आंसर, ठीक है। जस्ट मैं वर्किंग देके भी छोड़ सकती थी, लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो ये जस्ट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैंने बहुत एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं पॉइंट्स ताकि आपको पूरा कंसेप्ट पूरे यूनिट का समझ में आ जाए, एंड बिलीव मी इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आप वन शॉट ही समझो इसको पूरे यूनिट का, ओके। चलो कंस्ट्रक्शन, द पीएन जंक्शन ऑफ डिवाइस प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास मटेरियल, यानी जो पीएन जंक्शन है वो हमारे ग्लास मटेरियल के अंदर प्लेस्ड है। लाइट इज ऑलवेज फोकस्ड थ्रू अ ग्लास लेंस ऑन द जंक्शन ऑफ द फोटोडायोड। अब जैसे हमें पता है कि हमारे जो डायोड है उसके ऊपर हमें लाइट प्रोवाइड करनी है, तो हम एक ग्लास लेंस का यूज करेंगे। लेंसेज ऑफकोर्स हमारा जो है लाइट को एक जगह कॉन्टैक्ट में ला देंगी, ठीक है। एज ओनली द जंक्शन इज एक्सपोज टू रेडिएशन दस द अदर पोर्शन ऑफ ग्लास मटेरियल इज पेंटेड ब्लैक और मेटलाइज्ड, यानी कि बस ग्लास लेंस का बस उतना पार्ट जितने से लाइट हमारे डायोड के ऊपर पड़े बस उतना पार्ट ही रहने दिया जाता है, एंड बाकी कंप्लीट ग्लास लेंस उसको ब्लैक कलर कर दिया जाता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, ओके। The overall unit is of exceedingly small dimension, nearly about 2.5. It is noteworthy that the current flowing through the device is in microampere and is measured using ammeter, ठीक है। तो माइक्रोएम्पियर में ही ज्यादातर करंट को रखा जाता है, ओके। तो चलो प्रिंसिपल क्या है फोटोडायोड का, ये यानी कि वर्किंग क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमें पता है, हमने फोटोडायोड लास्ट टाइम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जिनको लास्ट सेम में फिजिक्स होगा उन्हें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हमारा फोटोडायोड वर्क करता है। So the operating principle of photodiode is such that when the junction of these two terminal semiconductor device is illuminated, then the electric current starts to flow through it. नहीं समझ में आया? अरे वही तो है क्या कि फोटोडायोड यानी कि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे या इल्यूमिनेट करेंगे,
तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, बस इतना ही है। वर्किंग ऑफ फोटोडायोड, देखो जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का डायग्राम दिया था, सेम वही डायग्राम आपको यहाँ पर फोटोडायोड के लिए यूज करना है। रिमेंबर फोटोडायोड किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना, तो आपको रिवर्स बायस ही यहाँ पर डायग्राम बनाना है, यानी कि डिप्लीशन रीजन को वाइड बनाना है। ओके, तो पी रीजन एन रीजन मेंशन कर देना ऊपर, पी रीजन में होल्स हैं, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा, क्यों, बिकॉज हमें वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस में हम दे रहे हैं, ठीक है। एंड ऊपर जो है आपको वो दिखाना जरूरी है इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि ये डायग्राम किसका है, फोटोडायोड का, अदरवाइज डायग्राम रिवर्स बायस का बन जाएगा। ओके, चलो, when reverse bias voltage is applied, minority carrier holes, ठीक है, and electrons on n and p side experience repulsion leading to recombination at junction, of course, क्योंकि reverse bias condition है तो वही होगा, सब लोग repulsion feel करेंगे and they will create a recombination in between. This results in small reverse dark current in the absence of light. डार्क करंट क्या होता है, डार्क करंट अपफ्लो होता है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यस, डार्क करंट इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फोटोडायोड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो जब लाइट नहीं है तब कुछ करंट जो है हमारे फोटोडायोड में से फ्लो होगा, तो दैट इज नथिंग बट योर डार्क करंट। इल्यूमिनेशन कॉजेज इलेक्ट्रॉन होल सेपरेशन, यानी कि जब इल्यूमिनेशन क्या है, जब हमारी लाइट हमारे करंट डायोड के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, जब लाइट हमारे डायोड के ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का सेपरेशन हो जाएगा, मेकिंग द लाइट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द डिवाइस, ठीक है, तो जो लाइट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारे करंट से। एंड इन फॉरवर्ड बायस लाइट इंड्यूस्ड करंट चेंजेस आर इनसिग्निफिकेंट, मेकिंग रिवर्स बायस प्रेफरेबल। फॉरवर्ड बायस क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिवर्स बायस ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर लाइट इंड्यूस्ड करंट चेंजेस आर इनसिग्निफिकेंट, यानी कि लाइट की वजह से ये जो सेपरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि ये चेंजेस हमें दिख ही नहीं रहे हैं, किसमें, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, इसीलिए रिवर्स बायस जो है वो प्रेफरेबल है, ठीक है। देन ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हो रिवर्स बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो नीचे इसका मेंशन किया हुआ है मैंने पूरा थ्योरी। सो हियर द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स रिवर्स करंट, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस जो दिख रही है ये क्या है, रिवर्स करंट जो कि फ्लो हो रहा है हमारे डिवाइस में। एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द रिवर्स बायस पोटेंशियल, तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, दे आर रिप्रेजेंटिंग रिवर्स करंट, एंड जो रिवर्स बायस पोटेंशियल है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो जस्ट बेसिक इतना याद रखो, द फर्स्ट कर्व रिप्रेजेंट्स द डार्क करंट दैट जनरेट्स ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। डार्क करंट क्या है, वो करंट जो कि लाइट के एब्सेंस में क्रिएट हुआ है हमारे फोटोडायोड के अंदर। सो द फर्स्ट कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डार्क करंट दैट जनरेट्स, ठीक है, तो इसीलिए ये आप देख सकते हो डार्क करंट का आप कैसा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सो द फर्स्ट कर्व जो है वो डार्क करंट की आपको वैसे दिखानी है, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, एज वी कैन सी इन द फिगर दैट ऑल द कर्व शोज ऑलमोस्ट इक्वल स्पेसिंग इन बिटवीन देम, ठीक है, तो आप देख सकते हो जितने भी कर्व हैं डार्क करंट के बाद, देखो जितने भी कर्व हैं उनकी इक्वल स्पेसिंग नजर आ रही है, ठीक है, in between them. So this is so because current proportionally increases with the luminous फ्लक्स, ठीक है, तो करंट प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। डार्क करंट का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, इट फ्लोज ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स एंड हेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डार्क करंट शुड भी, मतलब इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है डार्क करंट वगैरह के बारे में, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैंने थ्योरी में इंक्लूड किया है ये सब चीज़ें। तो चलो इतना सब नहीं देखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है, हाई सेंसिटिविटी, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये आप लिख सकते हो अगर पूछा गया है तो, लेकिन ज्यादातर क्या पूछा जाता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ के ले लो। डिसएडवांटेजेस में क्या है, डार्क करंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डार्क करंट बढ़ेगा। पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल बायस वोल्टेज इज एसेंशियल फॉर ऑपरेशन, यानी कि अगेन एक्सटर्नल बायस वोल्टेज देना पड़ेगा हमें ऑपरेशन के लिए। एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज द आउटपुट करंट इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गई। एप्लीकेशन जैसे कि ऊपर एक एप्लीकेशन बोली थी, आई हैव इंक्लूडेड 5 एप्लीकेशन, जो आपको याद रहे आप लिख सकते हो। फोटोडायोड्स कहाँ पर यूज होते हैं, दे आर अप्लाइड इन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स, ठीक है, यूज्ड इन टीवी यूनिट, यूटिलाइज्ड इन कैमरास, दे एक्ट एज फोटो सेंसर्स। फोटोडायोड्स आर आल्सो वाइडली यूज्ड इन न्यूमरस मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, ऑटो कपलर्स, तो कोई भी एक दो एप्लीकेशंस आप याद रख सकते हो। तो आई होप फोटोडायोड आपको समझ में आया। याद रखना कि रिवर्स बायस के अंदर ये वर्क करता है, एंड आपको डायग्राम भी रिवर्स बायस की आपको याद होगी तो ये इजीली आ जाएगी, ठीक है। चलो, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, इसके अंदर एलईडी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइट सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अपोजिट वर्क करेगा फोटो
फोटो डायोड के, तो जैसे फोटो डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता था, यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एलईडी वर्क करेगी, ठीक है। तो एलईडी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइट सोर्स। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स लाइट। अब वहां पर क्या हो रहा था, फोटो डायोड के अंदर लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिकल करंट जो पास करेंगे तो हमें लाइट एनर्जी मिलेगी, ओके। तो विच एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through it in the forward direction. It is a special type of diode as they have very similar electrical characteristics to PN junction diode, and this means that LED will pass current in its forward direction, ठीक है, and blocks the flow of current in reverse direction. तो रिवर्स डायरेक्शन में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में LED वर्क करेगी। सिंबल देखो, जैसे फोटो डायोड में कैसा था, हमारे एरोज टुवर्ड्स द डायोड थे, यहाँ पर अवे फ्रॉम द डायोड है, ठीक है। एनोड कैथोड वही सब चीजें हैं। चलो, LED construction, it is same as that of PN junction semiconductor diode and the LED is operated in forward bias region, ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है। forward bias region में ऑपरेट होता है हमारी LED. It operates in the principle which states that when the recombination of electrons and holes takes place, the energy is released in the form of light. यानी कि याद करो फॉरवर्ड बायस का जो डायग्राम था हमारा, क्या था, डिप्लीशन रीजन उसमें नैरो था, है ना। तो जितना डिप्लीशन रीजन हमारा नैरो होगा उतनी हमारे उसमें करंट फ्लो होने के चांसेस होते हैं ना। चांसेस क्या, करंट फ्लो होता ही है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, इसके वजह से क्या मिलेगा, हमें एक एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट दैट लाइट, ओके। सो द मेथड्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एलईडी इज टू डिपॉजिट 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स ऑन द सबस्ट्रेट। अब ऐसा इमेजिन करो, एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर हमें तीन जो है सेमीकंडक्टर के लेयर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एलईडी को। तो एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमें 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। अब वो 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स कौन से हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन वो है जहां से हमें लाइट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अभी डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए याद रख लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक्टिव रीजन, ये 3 सेमीकंडक्टर लेयर्स हमें डिपॉजिट करने होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। एक्टिव रीजन इज प्रेजेंट इन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में होता है हमारा एक्टिव रीजन। लाइट इमर्जेस फ्रॉम एक्टिव रीजन इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रिकंबाइन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर रिकंबाइन होंगे तो ऑफकोर्स लाइट इमर्ज होगी हमारे एक्टिव रीजन के अंदर से। In order to focus light in desired direction, the basic structure is placed inside a small reflective cup, ठीक है। LEDs वगैरह आप देखते हो ना, तो रिफ्लेक्टिव कप के अंदर प्लेस किया जाता है उनको, ताकि फोकस हम बनाए रखें लाइट का, ठीक है, इन आर डिजायर फॉर्म। सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कप टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इतने में मतलब जितना आपको याद रख रहे आप उतना कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी। तो व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप विल क्रॉस द जंक्शन। चलो, इसको समझने के लिए ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है, फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस वाला ही डायग्राम यहाँ पर हमें यूज करना है, सेम कुछ भी नहीं है और अलग, ठीक है। पी रीजन है, एन रीजन है, बीच में नैरो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया, क्योंकि पी जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पी टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्टेड है, बेसिकली फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, ठीक है। तो अब ये जो आप इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो ना, तो फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप विल क्रॉस द जंक्शन, यानी कि जो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे, यानी डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके व्हाट वी विल डू, दे विल रिकंबाइन विद द होल्स इन पी टाइप मटेरियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से जाएंगे, डिप्लीशन रीजन क्रॉस करेंगे एंड पी टाइप के जो होल्स हैं वहां पर जाके रिकंबाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन द कंडक्शन बैंड। अब बेसिकली हमें जैसे पता है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में है, इसका मतलब अब देखो ये एन रीजन से पी रीजन में जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, वैलेंस बैंड में आ रहे हैं ना, ठीक है। सोचो उस तरह से, तो हायर एनर्जी, अब कंडक्शन बैंड तो हायर एनर्जी लेवल होता है और वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल होता है। इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, जब इनका रिकॉम्बिनेशन होगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न बैक टू द वैलेंस बैंड विच इज एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि वो होल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दे आर रिटर्निंग बैक टू वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जब ये रिटर्न बैक हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ, तो द रिकॉम्बाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स गिव अवे द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जब ये रिटर्न कर रहे हैं ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ, तब एक्सेस एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब ये एक्सेस एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, ऑफकोर्स एक्टिव रीजन से रिलीज हो रही है, तो वहां से हमें लाइट मिलेगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, दे स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द होल्स एंड यही फ्लो के वजह से क्या हुआ, अब देखो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आ रहे हैं एंड जब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ इनका फ्लो हो रहा है ना, तो यही जो मूवमेंट है इसी से हमें लाइट मिल रही है हमारे एक्टिव रीजन के अंदर। जस्ट यही वर्किंग हो जाती है हमारी एलईडी की। ठीक है, समझ में आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड बहुत सिंपल था, जस्ट यही है। अब ये भी आप दिखा सकते हो क्या है, ये एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। आपकी मर्जी, बनाना है तो बना लो। जो ये भी डायोड मतलब चार्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, कौन से कलर की कितनी वेवलेंथ, क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है वगैरह, तो ये आप देख सकते हो, जिसमें कुछ सिखाने वाला तो है नहीं। देखो गैलियम आर्सेनिक की वेवलेंथ क्या है, 850 से 940 नैनोमीटर। कलर इंफ्रारेड क्या है, वी आउटपुट 1 पॉइंट वोल्ट। तो अब ये सब आप याद रख लो, कलर रेड, एम्बर, येलो, तो आप एक दो कलर का याद रख लो, इट इज इनफ। ठीक है, एप्लीकेशन पूछा था मैंने, यहाँ पर 7 दे दिए हैं, एक ही पूछा था, चलो आप एक दो याद रख सकते हो। एलईडी का तो हम कितने भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, क्या है, इन मोटर व्हीकल, बाइसिकल लाइट्स, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर, साइंस एंड सिग्नल्स, इन 7 सेगमेंट एंड अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले, इन मेडिकल एप्लीकेशन, टॉयज, इन नॉन विज, मतलब बहुत हैं। चलो एलईडी के तो हम लिख ही सकते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस एलईडी और फोटो डायोड का भी। ठीक है, एंड डायग्राम में तो इसमें आपको याद ही नहीं करना था क्योंकि अपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कर ही लिया है ना, तो बहुत ईजी गया हमें एलईडी और फोटो डायोड। तो चलो 11 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं एंड यस हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलो वीडियो लंबी है तो क्या हुआ, यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया ना। एंड बीएक्सी कितने लोगों का कमेंट्स, बीएक्सी, चलो इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। चल देखते हैं अपने क्वेश्चन 12 को, दैट इज एक्सप्लेन जीनर डायोड एज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक्सप्लेन जीनर डायोड एज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो फंक्शन ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर इज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो बेसिकली अगर हम सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, स्टेबल होनी चाहिए ताकि मतलब कितने भी अगर उसको इनपुट के अंदर कितने भी रिपल्स मिलते हो, कितने भी वेरिएशन मिलते हो सप्लाई वोल्टेज के अंदर, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में स्टेबल हमें मिलना चाहिए, दैट इज योर वोल्टेज रेगुलेटर का वर्क। ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज टू अ लोड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में ही कनेक्टेड होना चाहिए, तो उस लोड का जो है हमें आउटपुट के अंदर स्टेबल मिलना चाहिए, चाहे इनपुट में आप देखो रिपल्स हो इन द सप्लाई वोल्टेज और वेरिएशन इन द लोड करंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो वोल्टेज रेगुलेटर का। जीनर डायोड का काम क्या होगा अब इस वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर देखा जाए तो जीनर डायोड का काम है, इट विल कंटिन्यू टू रेगुलेट इट्स वोल्टेज अंटिल द डायोड होल्डिंग करंट फॉल्स बिलो द मिनिमम आईजेड वैल्यू इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अब जीनर डायोड हमें पता है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर वर्क करता है ना, तो इट विल कंटिन्यू टू रेगुलेट इट्स वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेटर तो अपना काम कर ही रहा है ना, स्टेबल रख रहा है वो वोल्टेज को, लेकिन जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन के अंदर कनेक्ट होके क्या करेगा, इट विल रेगुलेट दैट वोल्टेज, है ना। तो अंटिल द डायोड होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ करंट फॉल्स बिलो द मिनिमम आईजेड वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर जीनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर दोनों मिलके मतलब अच्छा वर्क कर देते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर 2 मेन रीजंस, टू वैरी और रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, हम वैरी भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं हमारी आउटपुट वोल्टेज को विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। सेकेंड रीजन है टू कीप आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट, अब ये तो इसी का काम है, तो इसी को यूज किया जाएगा कांस्टेंट एट द डिजायर्ड वैल्यू इन स्पाइट ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई में हमें कितने भी वेरिएशंस मिलते हो, आउटपुट में वी हैव टू गेट अ स्टेबल वन। ठीक है, तो वो होता है वोल्टेज रेगुलेटर का काम, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, पावर जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स टू कंट्रोल द आउटपुट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जीनर एज द वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो कि एक तो रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्ट मीटर, डायोड देखो आप कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, कहाँ एनोड है कहाँ कैथोड है वो, अब ये जीनर डायोड का जो डायोड होता है उसका देखो आप डायग्राम, थोड़ा सा आपको कर्व उसको दिखा देना है। ठीक है, एंड ऐसे ही आपको कनेक्ट करके एक बार आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, इजी हो जाएगा समझने के लिए। कहाँ से आर एस क्या है, सप्लाई रेजिस्टेंस है, सप्लाई करंट है, एंड आई जेड है आपका जीनर का करंट, वी जेड है आपका वोल्टेज अराउंड जीनर,
RL है लोड रेजिस्टेंस, IL है लोड करंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड इसी के ऊपर आगे का जो ये लास्ट पेज है हमारा आज का, ठीक है, तो इसमें हमें ये मेंशन करना होता है इंपॉर्टेंट वन, द रेगुलेटिंग एक्शन इन जीनर शंट रेगुलेटर विथ वैरिंग इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो वैरिंग मिल रही है ना। चलो उसके हिसाब से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जीनर डायोड को। फर्स्ट आपको लिखना होगा कि वी नो दैट आउटपुट ऑफ द जीनर रेगुलेटर क्या है, आउटपुट जीनर रेगुलेटर का आउटपुट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो वी आउटपुट, यहाँ पर वी आउटपुट क्या है, वी जेड है ना, वी आउटपुट, तो यहाँ पर वी जेड इक्वल टू वी आउटपुट इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमें पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, वी इज इक्वल टू आई आर अगर है तो आई एल इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन आर एल, है ना। यहाँ पर एल क्या है, लोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई एल इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन आर एल, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। एंड वही हमने अभी ऊपर क्या बोला कि वी आउटपुट इज इक्वल टू वी जेड विच इज कॉन्स्टेंट, तो हम वी आउटपुट की जगह वी जेड लिख सकते हैं ना। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, ये वाला फॉर्मूला। तो वी आउटपुट को वी जेड लिख देंगे तो आई एल क्या हो जाएगा, वी जेड अपॉन आर एल हो जाएगा। वी जेड क्या है, जीनर वोल्टेज है, एंड आर एल है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आई एल इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इफ आर एल एंड वी जेड आर कॉन्स्टेंट, यानी कि लोड रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा, एंड जो ये हमारा जीनर वोल्टेज है ये तो ऑलरेडी हमने बोल दिया है कॉन्स्टेंट, तो ये जब आर एल और वी जेड कॉन्स्टेंट होगा तो ऑफकोर्स अगर हमारा आई एल इनका रेशियो ही है तो आई एल भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। तो द लोड करंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर सप्लाई करंट क्या है, यहाँ पर सप्लाई करंट में आप देख सकते हो करंट के तीन टाइप्स हैं, आई एस, आई जेड और आई एल। तो सप्लाई करंट इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, यही इक्वेशन बनेगा ना। तो आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल विच इज इक्वल टू वॉट, वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन आर एस, ठीक है। कैसे याद करोगे, वी इनपुट माइनस वी जेड, यानी कि क्या है हमारा जीनर वोल्टेज अपॉन सप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आई क्या होता है, वी अपॉन आर ही होता है ना। तो आई एस की जगह हम आई एस में कौन सी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो वी इनपुट माइनस वी जेड हो रहा है, अपॉन रेजिस्टेंस के लिए हमें आर एस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला डिजाइन हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, सो इफ द इनपुट वोल्टेज वी इनपुट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हमने जो ऊपर अभी फॉर्मूला फ्रेम किया है क्या, आई एस इज इक्वल टू वी इन इनपुट माइनस वी जेड अपॉन आर एस, तो यहाँ पर अगर हमारा वी इनपुट अगर हमने इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज इनपुट इंक्रीज कर दिया, तो द करंट थ्रू आर एस इंक्रीजेज, यानी कि करंट जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस में से जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम फॉर्मूला देखें तो आई एल कैन नॉट इंक्रीज एज आई वी जेड एंड आर एल आर कॉन्स्टेंट। तो सिर्फ आई एस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में अगर हम देखने जाएं तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आर एल भी प्रेजेंट है, आर एस क्यों इंक्रीज होगा बस। तो आर एल इसलिए नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि आर एल और वी जेड ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो इसके वजह से सिर्फ आर एस इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एज जीनर डायोड रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन आर एल, then it is conducting, this extra current flows through the zener diode to keep the load current constant as long as IZ is less than IZ max, ठीक है। तो इसीलिए zener diode का यूज किया जाता है क्योंकि zener diode की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, एंड जैसे ही मतलब एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा ना तो वो zener diode से फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से zener diode का यूज यहाँ पर अच्छा है। एंड लास्ट पॉइंट की IL यानी कि जो लोड करंट है इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इसी वजह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इट विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है, आई मैक्स इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल, ठीक है। आई एल है लोड करंट, आई जेड है हमारा जीनर करंट, ठीक है, एंड आई मिनिमम इज सेम इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल। तो ये एक बार आप जो है ना 5 पॉइंट्स ये रिवाइज कर लेना, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लेना, एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है स्टार्टिंग में। तो बस आपको ये 2 फॉर्मूलाज फ्रेम करने हैं एंड इसी के ऊपर आगे का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना कंपलसरी होगा जेनर एज वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ही आप आगे फॉर्मूलाज पर जाना। एंड यस, ऐसे ही हमने क्वेश्चन 12 जो है कंप्लीट कर लिए हैं अपने यूनिट के। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा यूनिट ऑफ BXE, ठीक है। तो आई होप आपका जो वो ईगर था ना कि जल्दी से BXE, तो ठीक है, मतलब शांति से लो, हो जाएगा सब। एंड मैंने बहुत कम मतलब कॉम्पैक्ट करके यूनिट को आपके सामने रखा है। क्वेश्चन 12 सिर्फ आपको ये 12 क्वेश्चंस कर लेने हैं अपने यूनिट 1 के लिए, ठीक है। आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आई नो वीडियो बड़ी है लेकिन यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है आपका, यहाँ पर आई डिक्लेयर दिस, ठीक है। कुछ ज़्यादा होगा
तो देख लेंगे, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब अगर आप मुझ पे बिलीव करते हो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड यस, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर चाहिए आपको तो आप बोल देना, न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्स के पहले, है ना। तो चलो जब तक सपोर्ट करते रहो। केमिस्ट्री का भी यूनिट अपलोडेड है, कंप्लीट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो। मैकेनिक्स भी चालू है, 2 लेक्चर हो गए हैं मैकेनिक्स के यूनिट 1 के ऊपर। लास्ट लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम लास्ट का जो है हमारा पार्ट यूनिट 1 का रिजोल्यूशन का वो देख लेंगे। एक आधा और मतलब और थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा वो भी यूनिट। तो सिंपल है, धीरे-धीरे करके हम कंप्लीट कर ही रहे हैं, ठीक है। टाइम की कमी है, बाकी और कुछ बात नहीं है। तो चलो टिल द टाइम कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट दिखाइए, सिर्फ एग्जाम्स तक का सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे हमेशा तक का सपोर्ट चाहिए आपसे, ठीक है। तो चलो सपोर्ट करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो एंड अच्छे से पढ़ो। ये नोट्स चाहिए तो आपके लिए मैंने एक लेवल कम कर लिया है मेंबरशिप का, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको गोल्ड के अंदर रखा हुआ है मेंबरशिप में, तो आप देख सकते हो वो भी, ठीक है। टिल द टाइम चलो रिवाइज कर लेना, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके, ठीक है। मैं भी रेस्ट करूंगी अब। चलो टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो सेशन को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। टिल द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।